तो सर ये 10 लाख के बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई करके लगभग मेरे को लगता है 20,000 के आसपास मेंस लिखते होंगे। 10 से 15,000 15,000 के आसपास, मतलब वैकेंसी पे डिपेंड करता है। राइट राइट। तो जितनी सीट्स होंगी उसका 15 टाइम्स लिया जाएगा। और खासकर 3 इडियट्स मूवी के बाद अब पेरेंट्स भी इतने अवेयर हो गए हैं कि बच्चा क्या चाह रहा है अब उससे पूछ लिया जाता है। बीच में एक वैकेंसी थी सिंगल पोस्ट सहकारिता कमिश्नर की, कोऑपरेटिव कमिश्नर की, एक वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, एक वैकेंसी। ओके। और मेरा स्टूडेंट सेलेक्टेड है उस पे। क्या बात। क्वेश्चन और बाकी के माध्यम से चेक कर लिया जाता है कि इसकी पर्सनालिटी बायस्ड है या अनबायस्ड है। ओके। लगभग ये 10,000 प्लस है स्टूडेंट्स, 10 से 12,000 के बीच स्टूडेंट होंगे जो कौटिल्य एकेडमी से सिलेक्टेड हैं। 12,000 ऑलमोस्ट। ग्रेट। यूपी में हमेशा डीएम कहा जाएगा, उस कलेक्टर कहते ही नहीं वहां पर। तो आप घर के तानों में भी शब्द सुन लेंगे, कहीं का कलेक्टर हो क्या। तो वो कलेक्टर जो शब्द है ना, वो वर्ड अपने आप में बहुत सारे मीनिंग के साथ है, सिर्फ कलेक्ट करने वाला। इंटेलेक्चुअल इंडियंस, इंडियाज इंटेलेक्चुअल इंटरव्यूज। आई एम योर होस्ट संकल्प माहेश्वरी। और आज इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट के हेड में एक और फेदर ऐड होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं। और उनके लिए मैं बता दूं कि ही इज द छत्तीसगढ़ रत्न। उनकी एकेडमी के लिए उनको 3 टाइम कॉन्जिक्यूटिव एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम पर दर्ज हैं। मैं बात कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट पे आज श्रीधन जोशी सर की, जो कि फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौटिल्य एकेडमी के। सो प्लीज वेलकम श्रीधन जोशी सर। सर वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। कुछ ज्यादा हो गया हालांकि तो चलेगा। नहीं सर, मतलब मैं बोलूं जितनी बात करी जाए आपके बारे में, जितना इंट्रोडक्शन दिया जाए आपके बारे में, उतना कम है सर। कई बार होता क्या है कि जो बातें हैं जी, उन बातों में से डिपेंड ये करता है फिर कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। राइट। अवार्ड रिवार्ड ये रास्ते के माइलस्टोन्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ सही रास्ते पे चल रहे हो या नहीं। जी। वो पहचान नहीं हो सकते किसी के। हाँ माइलस्टोन है, आपको मोटिवेट करते हैं आगे चलने के लिए। राइट, दैट्स ओके। सर मैं आपके एक थॉट से शुरुआत करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट की। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं आ रही हैं, आपके दिन में कोई समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं या आपका सफर जो है वो गलत रास्ते पर चल रहा है। फैक्ट है ये। तो सर इस पे थोड़ा सा एनलाइटन करेंगे। आप जब कभी किसी महापुरुष की जीवनी देखते हैं जी, चाहे आप रामायण में राम जी को देख लें या कहीं से भी स्टार्ट किया, रामायण इसी की बात कर लेते ना। जी जी जी। राम जी का जीवन, राइट। पैदा ही नहीं हो रहे थे, फिर वो यज्ञ किया, वो सेब वाला एप्पल वाला सारा एपिसोड है, तब जाके जन्म हुआ। जी। जन्म हुआ, फिर वो जैसे तैसे करके गुरुकुल पहुंचे, वहां भी राक्षसों ने अटैक किया, फिर वापस आए, चीजें ठीक चल रही थी, शादी ब्याह हो गया, सब बढ़िया चल रहा है। फिर पता चला जिस दिन राज्याभिषेक उस दिन 14 साल का वनवास हो गया। वनवास में भी चलो ठीक है, मान सकते थे कि चीजें शांतिपूर्वक निपट रही है जी। लेकिन वहां भी रावण उनकी पत्नी को उठा के ले जाए। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है किसी की, कि कोई किसी की पत्नी उठा के ले जाए। जी जी जी। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने अपने चीजों को कंटिन्यू करते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए, जिस तरीके से जीवन का पूरा आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जस्ट अपोजिट रावण को देख लो जी। सोने की लंका में है, बिल्कुल, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। राइट। जब चाहे भगवान की पत्नी को उठा लाया, मतलब ये सोच के लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये आपके पास पैरामीटर्स हैं अपने लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए। बिल्कुल। तो जहां चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, आपको समझ में आएगा कि रास्ता सही चल रहा है। गलत के रास्ते में हमेशा चुनौतियां नहीं आएंगी, राइट, लास्ट में आएगा। बिल्कुल सही बोल। सच के रास्ते में हमेशा रास्ते में समस्या आएंगी, एंड हमेशा अच्छा होगा। जी जी। तो मतलब मैं मान के चलूं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम समस्याएं मानते हैं, वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज का ही काम करती है। डेफिनेटली यही आपके व्यक्तित्व को निखरने का चांस देते हैं। इसी से पता चलता है कि आप कितने आपके पर्सनालिटी के जो असली ट्रेट्स हैं, ये जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब सामने आता है। राइट। क्योंकि जिस समय सब सही है उसमें आपको अपनी पर्सनालिटी का कोई भी स्पेशल पार्ट दिखाने का चांस भी नहीं मिलता। बिल्कुल, मतलब आप कुछ अगर कर रहे हैं तो ही प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे। वो गुरु मूवी का सर एक डायलॉग था कि अगर आपके पीठ पीछे कोई कुछ बोल रहा है या आपको आपके लिए कोई कुछ गलत बोल रहा है, तो आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। गुरु मूवी का एक शायद डायलॉग था जिसमें अभिषेक बच्चन ने बोला था। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी, पर वो पर्सपेक्टिव की बात है, डिफरेंट चीज है। अच्छा, समस्याओं को भी, समस्या और सफलता दो चीजें हैं जी। समस्या आप किसे मान रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आप समस्या मान ले तो समस्या है जी, अदरवाइज आपका तो ड्यूटी का पार्ट है ना वो। राइट। आप करेंगे क्या अदरवाइज? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पास काम क्या है? एक्चुअल देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग का काम ही है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और सॉल्व कर लिया तो सफल है। और सफलता को एक नहीं होता, बल्कि डेली बेसिस पे आपके सफलता के पैरामीटर्स, आज अगर ये सही तरीके से शूट हो जाए राइट, तो सफलता है ना। ऑफ कोर्स, बिल्कुल।
तो ये चुनौती और सफलता का तालमेल ही जिसे आप जीवन कह रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मैं ये मानता हूँ जैसे कि सर बर्थ अपने हाथ में नहीं है, मतलब बहुत मतलब कुछ अगर मैं रील्स देखता हूँ या फिर कुछ अच्छे प्रवक्ताओं के यूट्यूब के वीडियोस भी देखता हूँ, तो सभी का एक कंसेंसस बनता है कि हमारे हाथ में जन्म नहीं है, हमारे हाथ में मरण नहीं है, हमारे हाथ में जो है वो बीच की जर्नी है, जो कि लाइफ कह सकते हैं। अगर आप वो ही नहीं है सही ढंग से कर पा रहे हैं, वो ही नहीं जी पा रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? फिर आप एक मुर्दा के समान है। फिलोसॉफिकल हो जाओगे ना तो फिर वो भी आपके हाथ में नहीं है। राइट राइट सही बोल रहे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी एक साइंटिफिक अप्रोच है जी। कि सूर्य की किरण हम तक 8.25 मिनट में पहुंचती है। बिल्कुल। अगर सूर्य में कोई घटनाक्रम हो जाए तो हमको 8.25 मिनट बाद पता चलेगा। राइट। ये तो साइंस है ना, है। फिलोसफी की बात नहीं है। बिल्कुल। तो कोई चीज कब पता चलेगा और कब होगा जी। ये डिपेंड करता है, डायमेंशंस हैं। राइट। हो सकता है ये इंटरव्यू पहले हो चुका हो, पता अब चल रहा हो। हाँ, हु नोज। माइट बी। हाँ, मतलब ये साइंस तो हर चीज आपके हाथ में नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो मैं आपसे लगभग 2010 के आसपास जुड़ा था सर। तो 2010 से लेके 2024, इट्स लाइक अबाउट 14 इयर्स। तो 14 इयर्स में सर मैंने बहुत सारी चीजें चेंज, मतलब 14 साल हो गए। जी जी सर, 14 इयर्स हो तुम तो चुके वैसे ही वैसे हो भाई। सर आप भी एकदम सेम ही है, और मुझे लगता है कि और दिन ब दिन सर मतलब आपसे सीखने की जरूरत है कैसे आप पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं। तो ये सर ये 14 इयर्स मैंने देखा है, बहुत सारी चीजों को बनते हुए देखा है, बहुत सारी चीजों को एस्केलेट होते हुए देखा है। मतलब वो सर इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर डब्ल्यू से एम होते हुए देखा है मैंने। मतलब डब्ल्यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने वर्कोहॉलिक पर्सनैलिटी से मोटिवेशनल पर्सनैलिटी होते हुए देखा है, मैंने वो डब्ल्यू वैगनार से एम मर्सिडीज होते हुए देखा है। तो सर मैं ये चाह रहा हूं कि आप अपने जीवन का जो ये 14 साल है वो मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करी, मतलब मेरा पूरा कंसर्न अभी स्टार्टिंग समस्या से मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आपने कौन से ऐसे फेलियर्स थे जिनसे आपने आगे बढ़े, कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो कि आप उसको लेवल अप कर पाए और उससे बाहर निकल पाए, वो कुछ आप मुझे बता पाएंगे सर? डब्ल्यू से हम सच में अच्छा थॉट था सर वर्कोहॉलिक पर्सनालिटी से मोटिवेशनल पर्सनालिटी, बहुत सारी चीजें मैच करी। सर आपकी वैगनर मुझे याद आती है वैसे, व्हाइट वैगनर आप, वो सबसे ज्यादा चली हुई गाड़ी भी है, मजे की बात ये। अच्छा ओके जी। खैर ये सब तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सब माइलस्टोन्स हैं जो रास्ते में आपको बस बताते हैं आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। वैगन आर अगर मर्सिडीज में कन्वर्ट नहीं हुआ होता तो ये पैरामीटर था फिर कि आप सही है या नहीं, सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। तो बात जब 2003 की स्टार्ट होती है, कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत जी, मैं 2001 में इलाहाबाद से इंदौर पहुंचा था। ओके। और उस समय यूपी पीसीएस यूपीएससी 2 मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी का प्लानिंग था। और यहाँ आने के बाद लग रहा था कि हाँ एमपी की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मैं एमपी का मूल निवासी हूँ तो एमपी ही एक टारगेट था। लेकिन उसी समय एमपी सीजी स्प्लिट हुआ था और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 3-4 साल तक वैकेंसी ही नहीं आई। ओके। और वैकेंसी एक बार आई भी तो वो बैकलॉग की थी, ओनली फॉर ST/SC। ओके। तो इस बीच वो जो एक टाइम होता है ना जब आप तैयारी के पीक पे होते हैं कि आप जो टारगेट सोच के चल रहे थे उस डायरेक्शन में चलने का एक पीक होता है, और जब वो चीज नहीं दिखता तो लगता है कि नेक्स्ट व्हाट। राइट। अच्छा, चूंकि वैकेंसी आई थी और ओनली फॉर ST/SC था वो बैकलॉग की वैकेंसी, तो ये लगा चलो क्यों ना नॉलेज है उसको टेस्ट करें किसी और तक इम्पार्ट करके जी। और चूंकि पढ़ाने का पैशन बहुत लंबे समय से रहा है, पठन पाठन यजन आजन काम रहा है, DNA का पार्ट कहीं ना कहीं से लगता है चलो ठीक है, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया कि चलो पढ़ा के ही देखते हैं जी। तो पहला बैच डेफिनेटली टीम वर्क के साथ जो हमने क्रिएट किया वो ST टॉपर सहित जो रिजल्ट्स थे उसने कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दिया कि चलो ठीक है, अगर उस एरिया में सफल नहीं हो तो इस एरिया में सही। तो सफलता के डायमेंशन चेंज हुए जी, जहां था वहां नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये कौटिल्य एकेडमी इसकी नींव पड़ी और फिर पहला रिजल्ट था और आज का दिन है जी। वो टाइम का पता नहीं चलना, ये वही बात है, चल रहा है कि हमने सही काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो ये जो शुरुआत थी, शुरुआत में तो हुआ है कि हमने क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा कोर फोर्टे था, उसमें स्टार्ट किया यूपीएससी और एमपीपीएससी। लेकिन फिर लगा कि समय के साथ जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, अच्छा इस पार्ट को भी मैं थोड़ा और बैक ले जाऊं कहीं पर तो समझ में आता है कि आप अपनी फिलॉसफी कहीं ना कहीं अपने दर्द से निकालते हैं। ओके। अपना पेन क्या था कि जिस समय हम कैरियर ऑप्शंस के लिए तैयार थे उसमें जानकारियां नहीं थी, प्रॉपर ऐसा गाइडेंस का कोई सिस्टम नहीं था जहां से आपको पता जाए कि नेक्स्ट व्हाट क्या कर सकते हो, कैसे किया जाए और किस तरीके से लक्ष्य तक पहुंचे। ये सब आंसर्स नहीं होने से एक पेन था कि क्यों ना ये काम मैं बाकी लोगों का दूर कर पाऊं। ओके। तो मैंने कौटिल्य एकेडमी स्टार्ट, चलो ठीक है वो एक चला ही, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल मैंने एक काम ये किया, वो एमपी के शायद ही कोई जिला या कोई कॉलेज होगा जहां हमने कैरियर ऑप्शंस पे सेमिनार निःशुल्क रूप से ना किया हो। अच्छा, उसी टाइम पे स्टार्ट कर लिया था। ओके। उसके पीछे बस एक फिलॉसफी थी कि वो जो पेन था जिसमें मैं डिले हो गया था, ये जिसका मैं दूर कर पाऊं, तो देखो सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है अपना एफर्ट लगा लें जी।
तो ये जो पैरेलल करियर काउंसलिंग का काम था, ये दोनों चीजें साथ में चली, कौटिल्य एकेडमी का और साथ ही कैरियर काउंसलिंग का। राइट। और साथ ही एक बात और समझ में आई कि सिर्फ पीएससी नहीं, गवर्नमेंट की कई वैकेंसीज हैं। मैं कहता हूं कि अभी भी जब कई अच्छे स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट से बात होती है कि वो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन सकते थे, तो उनको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। नहीं है जानकारी कि डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं, अच्छा, या डीएसपी कैसे बनते हैं, एग्जाम क्या होता है। आज भी अगर आप स्कूल के बच्चे से बात करें, वो डॉक्टर इंजीनियर जानता है, हाँ, कोर फील्ड बस, बिल्कुल। इसके अलावा बाकी चीजें बहुत ज्यादा अवेयर है, दैट्स डिफरेंट थिंग, अदरवाइज जानकारी नहीं है। जी जी। तो गवर्नमेंट की ऐसी वैकेंसी हर साल 25 से 30 हजार वैकेंसीज कंटिन्यू आती हैं, मिनिमम है ये आती, लेकिन जानकारी नहीं होने से व्यक्ति ना उसकी तैयारी करता है, ना उस पर काम कर पाता है। जी। ये वो पॉइंट था जिसने मुझे एक और डायरेक्शन दिया कि सिर्फ पीएससी नहीं बल्कि कौटिल्य एकेडमी को एक ऐसा अम्ब्रेला बनाए जहां गवर्नमेंट की वैकेंसी की कोई भी तैयारी करना है तो स्टूडेंट हमसे जुड़े और अपने उस लक्ष्य की ओर चल पाए। राइट। तो यही रीजन है कि फिर बाद में जितनी भी वैकेंसीज गवर्नमेंट की आई, बीच में एक वैकेंसी थी सिंगल पोस्ट सहकारिता कमिश्नर की, अच्छा, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर कह रहा हूँ, कोऑपरेटिव कमिश्नर की। ओके। एक वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, एक वैकेंसी। ओके। और मेरा स्टूडेंट सेलेक्टेड है उस पे। क्या बात है। तो कभी बार ये चीजें प्राउड भी फील कराती हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, राइट, बिल्कुल। तो वो जो स्टार्ट था जहां हम सोच रहे थे क्या करें, और फिर एक वैकेंसी भी वहां पर स्टूडेंट का यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन था वो, तो ऐसी चीजों में लगता है कि हाँ, ये जो चैलेंजेस हैं ये आपको मोटिवेट करती हैं आगे तक पहुंचने के लिए, और जब रिजल्ट सही आने लगते हैं तो फिर जर्नी का पता नहीं चलता। राइट सर, बिल्कुल। तो सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि बीच में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, मतलब आपने जब ये इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना स्टार्ट किया होगा, फैकल्टीज रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया होगा, गवर्नमेंट के साथ टाइप्स कुछ करे होंगे, तो उस टाइम पे ऐसी कौन सी चीजें थी, चुनौतियां थी जिसको आपने सहर्ष स्वीकारा कि हाँ अगर चैलेंज है तो है, पर मैं आगे बढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं। फिर फिलोसफी के लिए चले तो रोज सुबह उठना भी एक चैलेंज है। राइट। बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। राइट। तो वो जो चैलेंज है तो डे बाय डे लाइफ में है, लेकिन ये है कि अगर आपके साथ टीम वर्क सही चल रहा है, आपका मोटिव सही है और आप सही डायरेक्शन में हैं, तो ये चैलेंजेस ही आपको रिजल्ट देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, एक दो की गिनती नहीं कर सकते, लेकिन सब मजेदार थे। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ सारे चैलेंजेस, सही बताऊं तो। नहीं मतलब मैं इसलिए स्टार्टिंग में पहला चैलेंज ये था कि मैं अपने घर वालों को बता नहीं पा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, हाँ, शुरुआत में ये भी चैलेंज था कि मैं अपने घर वालों को क्या बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी। आज ठीक है, वेल नोन है सारी चीजें, बिल्कुल। और उस समय जब कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत थी, ये समझाना मुश्किल था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, हाँ, वो नई फील्ड थी उनके लिए, क्योंकि उनको तो ये था कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है और बच्चा सेलेक्ट करता है। चैलेंज यहाँ से था, सबसे पहला चैलेंज ये था। फिर ये था कि सही लोगों से टीम वर्क तैयार करना। कारण ये कि कौटिल्य एकेडमी से पहले कुछ लोग सिविल सर्विस प्रिपरेशन इंदौर में करवा रहे थे। ओके। पर उनका जो तरीका था वन मैन आर्मी पैटर्न था, एक ही टीचर है, वो सब पढ़ा लेगा, जैसा भी होगा वो चल रहा था। राइट। और इस बीच समझ में आया कि यही चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए भी है कि स्टूडेंट्स को अगर सही गाइडेंस नहीं है तो रिजल्ट तक पहुंचे कैसे। जी। उसमें जरूरी था कि सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाए। तो वो जो टीम वर्क क्रिएट करना था, वो अगला चैलेंज था, क्योंकि आप रिसोर्सेस नहीं है और सारा काम करना है। बिल्कुल, चैलेंज ही यही है। ऑफ कोर्स चैलेंज है, पर मजा इसलिए क्योंकि वो सब सारी चीजें हम करते चले आए। फिर उस टीम में पीएससी के साथ सिविल जज भी जोड़ना है, आपको बैंकिंग एसएससी के एक्सपर्ट्स भी जोड़ने हैं, और धीरे धीरे करके इसको एक्सपेंड करना है ताकि हर एग्जाम के लिए तैयारी हम करवा पाए। राइट। फिर एक अगला चैलेंज क्या है, इंदौर में चलो ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ तक जो बच्चे आ पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है स्टूडेंट का जो इंदौर तक नहीं आ सकता। जी। इसमें गर्ल्स की भी एक कम्युनिटी है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जो यहाँ तक नहीं आ सकता। तो अगला चैलेंज था उन तक हम कैसे पहुंचे। उस समय ऑनलाइन का जमाना नहीं था। जी। तो हमने प्लानिंग की कि चलो ठीक है, हम इसके ब्रांचेस के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं। ओके। और लगभग 35 से 40 ब्रांच हमने ओपन किया रिमोट एरियाज के लिए। ओके। और जहां से जो रिजल्ट्स थे, जो स्टूडेंट्स तक अपनी सेवाओं को पहुंचाना था, सारे काम पहुंचना, ये चैलेंज था। ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, इसी चैलेंज से सफलता भी आई, रिजल्ट्स भी आए। जी जी। तो ये जो चैलेंजेस थे, ये तो डे बाय डे हर काम में। फिर कोरोना आ गया, सबसे बड़ा चैलेंज था वो लाइफ का। ऑफ कोर्स, लाइफ का चैलेंज था वो तो। हाँ, तो मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था सर, कोविड वाले टाइम पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये दो टाइम, मतलब 2019-20 के पहले वाला टाइम और 2019-20 के बाद वाला टाइम और आने वाला टाइम, मतलब मैं तो उसको एरा बोलता हूँ कि कोविड एरा था सर। पॉजिटिव चीजें भी हुई, नेगेटिव चीजें भी हुई, और चीजें बहुत ही अपना शेप भी चेंज कर दिया, अपना डिस्कोर्स भी चेंज कर दिया बहुत सारी चीजों ने। मैं कुछ समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या चीजें पॉजिटिव हुई यूथ के लिए कोविड टाइम के बाद, वो कोविड फेस जब उसने फेस किया, तो क्या चीजें उसके लिए पॉजिटिव रही और क्या चीजें नेगेटिव हो गई उस फेज के कारण। इसको बहुत
डीप में जाके समझना पड़ेगा। जी डेफिनेटली वो शब्द सही है, कोविड प्री एरा और आफ्टर कोविड एरा, जी, ये दो जी, बिल्कुल जी। ये हिंदी में एक शब्द है जल द्विभाजक, ये Of वर्ष है वो। ऑफ कोर्स सर। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा जो लॉस था, जो मैं फील करता हूँ, शायद इत्तेफाक आप भी रखेंगे, वो है डिसिप्लिन का गायब हो जाना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, मतलब मैं बिल्कुल तरीके से सहमत हूँ। इस एक चीज ने इतना बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है कि आज कोई व्यक्ति जिसने एमबीए में एडमिशन लिया था, राइट आज वो कोविड काल में एमबीए कर लिया है, राइट। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी जी ऑनलाइन पढ़ाई जरूर हुई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट मुझे सेटिस्फाइड आज तक नहीं मिला कि Okay. 10th का क्लास ऑनलाइन पढ़ा था इसलिए आज वो 10th के मैथ्स में मुझे सॉल्यूशन दे सकता है। मुझे कोई नहीं मिला ऐसा। जी, आपको मिला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो जो ऑनलाइन पढ़ाई थी उसको स्टूडेंट्स ने, इवन टीचर्स ने भी बहुत लाइट मोड पे, क्या कहना चाहिए उसे, टेम्परेरी पैटर्न पे लिया। हाँ, और situation के हिसाब से बिल्कुल उसका ठीक जो रिजल्ट है वो आज तक भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा लॉस था डिसिप्लिन का गायब होना, और दूसरा था जो सब्जेक्ट, जो आप जिस सब्जेक्ट से आप दिल से जुड़ के काम करते थे उससे उस डिस्टेंस का आ जाना, राइट ये वो लॉस था जिसकी वजह से आज तक जो जो अगली पीढ़ी है ना, जी उसे सफर करना है अभी। राइट। क्योंकि अभी तो ये मार्केट में जाएंगे तब समझ में आएगा, जो इनको पढ़ के जाना था उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, हाँ या उस वे में नहीं पढ़ा। जी जी। तो ये जो चीजें हैं ये मैटर तो करेंगी। मुझे लगता है सर डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन भी उनका बहुत चेंज हो गया। वो डिसिप्लिन तो रूटीन ही तो डिसिप्लिन है, पूरा रूटीन ही शिफ्ट हो गया कि दैट्स इट। कब मॉर्निंग में उठना है। और ऑफिस, मतलब इवन मुझे लगता है कि जो ऑफिस गोइंग भी है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो ऊपर कोट पहना है, नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं। उनका इशू नहीं था ना, क्योंकि जो ऑफिस में है उसको जॉब करना है, उसको प्रमोशन की बात करनी है, सैलरी की बात करनी है। राइट स्टूडेंट को तो अपनी लाइफ स्टार्ट करनी थी। राइट बिल्कुल। अगर नींव में ही गड़बड़ी आ गई है तो प्रॉब्लम वहां की बात कर रहा हूं मैं जी। और ये प्रॉब्लम आज भी है जो फेस किया जा रहा है जी। अच्छी बात ये थी कि कुछ चीजें जिनमें बहुत लंबा समय लगना था वो बहुत फास्ट हो गया। ओके। चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम का स्टार्ट होना हो, चाहे वो एप्लीकेशन के माध्यम से वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेस कह लो, काम कह लो, हर चीज का एक जो मोबाइल है वो दुनिया के रूप में सिमट गया अब। राइट बिल्कुल। वो जो काम हुआ है उसने शायद इसमें 5 या 10 साल लगता, लेकिन कोविड ने उसको 6 महीने के अंदर तैयार कर दिया। राइट। मैं भी प्लानिंग कर रहा था कि ऑनलाइन सिस्टम के इवॉल्व करें, व्यवस्था बनाएं और काम कैसे करें, प्लानिंग चल रही थी। ओके। और हमने 1 ईयर का प्लान रखा था कि ऐसे काम करेंगे, लेकिन लेकिन जब कोविड आ गया तो वो 2 महीने में करना पड़ गया। ओके। तो कुछ चीजें अच्छी भी हुई, राइट। चीजों को फास्ट किया गया। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति बुखार में हो तो 2 या 3 दिन पैरासिटामोल लेकर वो रेस्ट करने वाला है जी। चौथे दिन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तब पता चलता है कि हाथ पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। ओके। हाँ बिल्कुल। तो हम पिछले 3 साल कोविड में थे जी। अब कोविड से बाहर आए, हालांकि फिर से न्यूज आने लगा है अभी। हाँ, पर इम्यूनिटी सर हो गई, चलेगा, अब चलेगा। लेकिन अब जब हम काम पे हैं तब उसका अब इफेक्ट आने का टाइम आ रहा है। अब रिजल्ट पता चलेगा कि कोविड का असली इफेक्ट क्या है। राइट है ना? मार्केट में कुछ जगह बहुत तेजी नजर आ रही है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है बेसिक, वो हर फील्ड में दिख रहा है। जी जी। कोई भी फील्ड ऐसा एकदम फ्लरिश करता हुआ नहीं दिख रहा। हर जगह जो बेसिक ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी हैं। वो है। तो वो जो कोरोना के इफेक्ट्स थे वो अब दिखने वाले हैं, अब दिखना स्टार्ट हो रहा है। तो 24-25 मुझे लगता है 2 साल बिल्कुल, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 14 to 18 था। हाँ। लेकिन तीसा की मंदी 30 के दशक में थी ना। हाँ। 30 में बिल्कुल, यानी उसका रिजल्ट 10 साल बाद आया है। जी जी जी। तो वैसे ये जो आफ्टर इफेक्ट सब दिखेंगे डेफिनेटली, और ये जो है अभी आने वाला है, क्या क्या देखा जाना है अभी तो बाकी है अभी वो। राइट। मतलब मुझे लगता है अभी भी चीजें परसिस्ट कर रही हैं, भले वो कोविड खत्म हो गया पर वो माइंडसेट अभी चेंज नहीं हुआ है, वही माइंडसेट में अभी भी है। 100% तो नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ बिल्कुल, मतलब परसिस्ट कर रहा है। हाँ। वो और इवन मतलब भले ही वो यूथ हो, भले ही वो वर्किंग पर्सन हो, कोई भी हो, एक बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी बढ़ गई है। हाँ। शायद उन लोगों को वो टाइम मिला, पर्सपेक्टिव मिला, उस टाइम पे 1 साल 2 साल का रेस्ट मिल गया, जिसे बोलते हैं कि हाँ कि वो कुछ शायद मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, शायद वो स्टॉक मार्केट में स्विच कर गए कि उस टाइम पे मार्केट चल रहा है, चलो उस टाइम पे हम लोग कुछ अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर ऑनलाइन लोग उसमें स्विच कर गए कि शायद उनको लगता है कि दूसरा जरिया है मल्टीटास्किंग का, कि हम उससे अपने आप को आजमा सकते हैं। पर जो कोर फील्ड थी, जो कोर डिसिप्लिन था, वो सर मुझे लगता है कि चीजें डिस्टर्ब हुई हैं उसके कारण। सर प्रिपरेशन में जैसे मैं बात करता हूँ, कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, पहला वर्ड तो डिसिप्लिन है, जो कि अभी बहुत ही सभी का प्लस माइनस चल रहा है। डिसिप्लिन के साथ और ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि किसी को भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज आती हैं? और मतलब हम सब लोग सुनते आ रहे हैं कि आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो, आलस नहीं होना चाहिए, पर वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाता एक स्टूडेंट। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज और स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको लगता है कि वर्क करना चाहिए? अभी हाल ही में 19 का रिजल्ट आया। ओके। उस रिजल्ट में भी
कई चीजें जो डाउटफुल थी, कुछ स्टूडेंट को देख के लगता है कि टॉप कर सकता है, कुछ लगता है कि ये पता नहीं क्या होने वाला है इसके साथ। राइट। लेकिन कई बार रिजल्ट जब आता है तो समझ में आता है कि वो आपके थॉट प्रोसेस पे नहीं चलता। ओके। आपने एग्जाम हॉल में क्या किया है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। हम्म। तो कई बार कई लोगों की पर्सनालिटी बहुत शानदार दिखती है, जी जी। लेकिन वो एग्जाम हॉल में क्या करके आए, रिजल्ट उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके। हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी के 360 डायमेंशंस को चेक करते हैं। राइट। प्रीलिम्स में आपका बेसिक लेवल हो जाएगा, मेंस में आपका थॉट प्रोसेस आ जाएगा, इंटरव्यू में पर्सनालिटी भी आ जाएगा। राइट। पर इन सब के बावजूद जो क्वेश्चन है ना आपका कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो इन तीनों की चीजों का समावेश ही है जी। जो बेसिक सबसे पहला कोई चीज चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। ओके। ये बहुत छोटा सा शब्द है बोलने सुनने के लिए, कॉन्फिडेंस, पर इसको गेन करना आसान नहीं है, और खास करके स्टूडेंट लाइफ में। राइट। उस तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं लोगों के। ओके। और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये तीनों ही पहला पॉइंट ये चेक करता है कि व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है। ओके। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति का पहला पैराग्राफ और कंफ्यूज व्यक्ति का पहला पैराग्राफ सेम नहीं होगा। बिल्कुल। वो कितने बार कट किया उससे दिख जाएगा, आपकी पर्सनालिटी आपके कॉपी में दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो पहला शब्द है, चूंकि अब क्वेश्चन है तो मैं उसके जी जी एलाबोरेशन में जा रहा हूं। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे मैंने रखा है कॉन्फिडेंस को। अगर कॉन्फिडेंस सही है तो सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से आता है वो है अवेयरनेस। कि आप कितने अवेयर हो। अवेयर किस चीज के प्रति? जिस एग्जाम में आप जाना चाह रहे हो उसके प्रति, उसके सिलेबस, उसका अनसॉल्व्ड, उस सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज, अवेयर हो या नहीं जी। और साथ ही उस सब्जेक्ट के लिए जो मैं कहना चाहूंगा, इसको देखा जाए अगर अवेयरनेस, कोई भी सब्जेक्ट आज के डेट में क्या कितना यूजफुल है, इसको आप करंट अफेयर्स कहते हैं। जब मैं करंट अफेयर्स कहता हूं तो फिर इसका ज्यादा से अलग से कोई चीज नहीं है, बल्कि हर सब्जेक्ट में आज क्या हो रहा है। ओके। कोई भी सब्जेक्ट था, पॉलिटी में आज क्या हुआ, दैट इज करंट अफेयर्स। जियोग्राफी में आज क्या हुआ, करंट अफेयर्स। तो सब्जेक्ट्स में ही अपडेशन करंट अफेयर्स है, ये अवेयरनेस का पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट, आप अपने प्रति कितने अवेयर हैं जी, अपने बारे में कितना जानते हैं, आपकी हॉबी क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस है या नहीं। हॉबी का होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और हॉबी का अवेयरनेस होना टोटली डिफरेंट थिंग। तो अवेयरनेस जब मैं कहता हूं तो ये भी 360 डायमेंशंस में है। ओके। इसको आप करंट अफेयर्स कह लो या अपनी पर्सनालिटी की बात कह लो। थर्ड नंबर पे आता है आपका अनबायस्ड माइंड। ओके। जनरली हम हमेशा अपने ओपिनियन को किसी एक और झुका के रखते हैं जी, चाहे वो धर्म की बात हो, जाति की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, हम किसी एक और अपने आप को झुका हुआ पाएंगे। राइट। लेकिन एक ऑफिसर के रूप में आप किसी एक और झुका हुआ नहीं हो सकते, आपको हमेशा तटस्थ होना पड़ेगा, अनबायस्ड होना पड़ेगा। और क्वेश्चन और बाकी के माध्यम से चेक कर लिया जाता है कि इसकी पर्सनालिटी बायस्ड है या अनबायस्ड है। ओके। राइट। फिर एक आपकी विश्वसनीयता कितनी, आप रिलायबल हो या नहीं जी। क्योंकि कई बार हम बातचीत में, खासकर इंटरव्यू में देखना, इंटरव्यू के बोर्ड में मेंबर्स अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कई ट्रिक यूज करते हैं। आप उनके साथ हाँ बोल दो, दैट मींस आपकी विश्वसनीयता नहीं है, यू आर नॉट रिलायबल, आप हाँ में हाँ मिलाने वाले हो। ये कुछ चीजों के आधार पर पर्सनालिटी को जज किया जाता है, और ये पर्सनालिटी से जज करने की बात नहीं, जिसके पास ये सारी चीजें होंगी उसका लाइफ सिविल सर्विस में जाए या ना जाए, उसकी पर्सनालिटी अलग दिखेगी। तो ये मैं जो क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये बेसिक लाइफ के लिए भी जरूरी है, पर हाँ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मतलब पूरा एलाबोरेट वे में आपने बताया कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, हर एक में आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत तो रहेगी, साथ में आप कितने डिसिप्लिन्ड हो और प्लस आप कितने अवेयर हो। आपके अंदर करंट अवेयरनेस और अवेयरनेस तो होनी चाहिए हर सब्जेक्ट मैटर को लेके। बिल्कुल परफेक्ट चीज है सर। मैं पेरेंट्स का क्या रोल आता है इसमें? मतलब मैंने पेरेंट्स को देखा है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, 80% अबव है, तो बोलते हैं तो कलेक्टर ही बनेगा, तू कलेक्टर की तैयारी कर। और जो बच्चा 50-60% ला रहा है उसके लिए बोलते हैं यार तू बीकॉम कर ले, कॉमर्स ले ले, और उसके बाद या तो बिजनेस ही खोल लेंगे अपन अपना। मतलब कैटेगराइज कर देते हैं पेरेंट्स स्टार्टिंग में। मतलब 12th में अगर मैं 12th के रिजल्ट्स को देखूं या 10th के रिजल्ट्स को देखूं तो उसी टाइम पे कैटेगराइजेशन हो जाता है बच्चे का कि कौन मैथ साइंस लेगा, कौन कॉमर्स लेगा। इस पे सर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का हित चाहते हैं, राइट। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो जो बच्चे हैं ये हमेशा पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं जी। कलेक्टर बन जाए तब भी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बच्चा बड़ा नहीं होता कभी जी, क्योंकि फॉरेन कल्चर में ऐसा नहीं है, सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि इंडियन कल्चर में जिस भी एज का है, अगर उसके पास कोई रोजगार नहीं तो भी पेरेंट्स के साथ है जी। इसलिए उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस बात को अगर देखा जाए तो वैकेंसीज जितनी आ रही हैं और जितनी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, इसके बीच ह्यूज गैप है।
तो पेरेंट्स हमेशा सेफ खेलना चाहेंगे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। और इसलिए जब वो कोई डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है कि वो जो दुनियादारी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और जितने में वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ओके। है ना। लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट है, वो जो उनका बच्चा है जी, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जी, है ना, वो क्या सोच रहा है। और खासकर 3 इडियट्स मूवी के बाद अब पेरेंट्स भी इतने अवेयर हो गए हैं कि बच्चा क्या चाह रहा है अब उससे पूछ लिया जाता है। पहले था चलो ठीक है कि वो जो पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया वो होता था, पर आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा। पर बावजूद इसके पेरेंट्स का आज भी इन्फ्लुएंस बहुत हद तक है, और पॉजिटिव वे में मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है एक पॉइंट समझना है कि बच्चे की परेशानी में कोई साथ में तुरंत अगर है तो पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स, फैमिली है, बिल्कुल। सेकंड नंबर पे टीचर्स हैं। इसके अलावा बाकी सबको कोई लेना देना नहीं कि आपके करियर में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है। राइट। तो पेरेंट्स के साथ अगर ये तालमेल ठीक बना रहे, मैंने बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव देखा है। क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया 2019 की जो रिजल्ट्स अभी आए, सोचो कि 19 का एग्जाम 23 में रिजल्ट आया है। राइट, 4 इयर्स, बिल्कुल। तो अगर पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं हो तो कैसे पॉसिबल है व्यक्ति इतने लंबे समय तक टिका रहे उस लड़ाई के मैदान में। राइट, राइट। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बावजूद इसके डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या है, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या नहीं, उतना रिस्क उठाना है या नहीं, क्योंकि ये सांप सीढ़ी का खेल है। फिर जी, जी। अगर बाहर हो गए तो फिर कुछ नहीं, हाथ में जीरो है। बिल्कुल। हाँ, परसेंट के आधार पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। राइट। मेरा एक टॉपर स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, 12वीं में सप्लीमेंट्री पास था वो, है ना, लेकिन एमपीपीएससी का टॉपर, रैंक 1 है उसके पास। अच्छा। हाँ, तो यही बोल रहा था, परसेंट के आधार पे आप रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। और पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एग्जाम इसलिए अलग से रखा हुआ है जी, वो पूछता भी नहीं किसमें कितना परसेंट, उनका अलग से एग्जाम है, आपको उसमें रैंक लेके आना है। राइट। तो ये कई बार देखा गया है कि स्कूल या एकेडमिक्स में जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो उसके प्ले करने का तरीका चेंज हो जाता है, और वो गेम चेंजर हो जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखा साथ में कि जो टॉपर्स हैं उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज नोटिस किया, वो ये था जी, कि जो इंटेलिजेंट टाइप से बच्चे हैं जी, वो फोकस्ड कम है। ओके। शायद मेरी बात कंट्राडिक्ट लग सकती है, पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। वो अगर पीएससी की तैयारी करने आए तो साथ ही तो एमबीए में एडमिशन ले लेगा, वो साथ ही कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेगा, कुछ ऑनलाइन और भी कर लेगा। राइट, राइट। तो फोकस नहीं होने का मेरा मतलब है कि वो एक साथ मल्टीटास्किंग हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम तो एक चीज पक्के से मांगता है, वो फोकस और डेडिकेशन। अगर ये चीज थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, रिजल्ट नहीं आएंगे। और यही रीजन है कि मैं क्लास में देखता हूँ कि टॉपर था अपनी यूनिवर्सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, सबका, लेकिन पता चला कि कहीं रिजल्ट ही नहीं है उसका। वो एक सिंपल सा बच्चा जो बैठ के चुपचाप पढ़ रहा था, वो रैंक लगा के निकल गया। ओके। तो इन चीजों के आधार पर मुझे लगता है कि बच्चों को जज नहीं किया जाना चाहिए। उनको एक खुला मैदान दो, चांस दो, एटमॉस्फेयर दो, फिर वो क्या क्या कर सकता है वो तो वक्त बताएगा फिर। राइट। हाँ, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा है कि अबव एवरेज या एवरेज स्टूडेंट निकाल लेता है, उसका फोकस अलग रहता है। और एक इंटेलिजेंट बच्चा जो कि बहुत ही मल्टीटास्कर हो सकता है, या उसकी जो विंग्स हैं और जो आर्म्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं रह जाता है। सर, अभी रिसेंट मूवी देखी अपने 12th फेल। हाँ, वो भी एक एग्जांपल है। तो उसके अंदर जो आईपीएस है मनोज शर्मा जी, तो थे 12th फेल थे पर फोकस थे, वो उनका फोकस था और वो उन्होंने निकाला। हाँ, मेरा स्टूडेंट 12th में सप्लीमेंट्री था। हाँ, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट किया इसके अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सर, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चूज वन क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें कुछ सही कुछ गलत नहीं है आंसर्स में, आपका पर्सपेक्टिव और आपकी चॉइस सर, पर एक ही का आंसर आपको देना है। ओके डन। सो हाउ डू यू नेविगेट योर रोल एज एंटरप्रेन्योर? आप किस पे मतलब ऑप्शन को चूज करेंगे, डू इट योरसेल्फ या डेलीगेट करना पसंद करते हैं? आपको मध्यम मार्ग में चलना पड़ता है। कुछ चीजों को यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इफ यू वांट अ थिंग वेल डन, डू इट योरसेल्फ, बेसिक रूल है। तो पर सारा काम अगर आप करने लग गए फिर बाकी लोग क्या करेंगे? जी, जी। और अगर आपको एक लेवल से ऊपर पहुंचना है तो आपको डेलीगेशन करना पड़ेगा, कि टीम वर्क से ही वो चीजें क्रिएट होती हैं। लेकिन आप हर काम को डेलीगेट भी नहीं कर सकते, और जो काम डेलीगेट करना चाहते हो उसको भी आपको एक बार करके दिखाना पड़ता है, ताकि आपने जिसको डेलीगेट किया है वो उसको समझ सके किस वे में करना है। तो आपको बीच का एक मिक्स एंड मैच निकालना होता है कि कुछ काम खुद करना होगा, खुद का कुछ काम डेलीगेट करना पड़ेगा, तब आप सही एंटरप्रेन्योर ग्रुप में एस्टैब्लिश हो सकते हैं। मतलब एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दें, और स्टैंडर्ड सेट अगर एक बार हो जाए, स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाए, तो उसको डेलीगेट कर दिया जाए। डेफिनेटली। अच्छा, एक इस पॉइंट को मैं थोड़ा और एलिब्रेट कर लेता हूँ। जिस समय कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत की थी हमने, सारा काम खुद हाथ से किया था। ओके, ओके। बैनर लगाने से लेकर क्लास में सेटअप लगाने तक। अच्छा। चूंकि वो हर चीज पता है, राइट। आज कोई भी चीज में ये टेंशन नहीं था कि ये कैसे करेगा या कौन करेगा। राइट, राइट।
तो डेलीगेट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज हो, राइट, तभी आप उसको डेलीगेट कर पाओगे। बिल्कुल, अदरवाइज वो जो करेगा आपको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा। ट्रू सर। सर, व्हेन मेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस, डू यू रिलाई मोर ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च और इंट्यूशन? इंट्यूशन। ओके, हाँ, ये डिफरेंट है सर, मतलब मेरा listeners मेरा समझ मेरा सकते पर्सनली वो इंट्यूशन है। ओके, कारण ये कि कहीं ना कहीं गट फीलिंग जो है ना आपको नया काम करने के लिए मोटिवेट करती है। राइट, अगर आप एक धर्रे पे चलेंगे, जी। शुद्ध हिंदी में कहा जाए, जी, तो फिर वो पहले से सेट पैरामीटर के आधार पे काम करने वाले हैं। ओके, और अगर आपको कुछ नया करना है जी, तो आप रिसर्च उसका मिले ही नहीं उसमें, तो बिल्कुल, उसमें आपको गट फीलिंग के आधार पे आपको काम करना पड़ेगा, ओके, इंट्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। ओके, और मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है, मन है ना, जी, जी, ये बहुत काम की चीज है। ओके, उसको प्रॉपर में यूज करना कोई सीख ले जी, तो आपको सही रास्ता हमेशा पता चलता है। राइट सर, नाइस, तो इसलिए फील इट एंड डू इट। ओके सर। सर, एज अ mentor, which approach do you believe resonate more with students? First is inspiring speeches or thoughtful, provoking discussions? थर्ड वन, प्रॉपर सिलेबस। So we have two options. First is inspiring speeches, and second is thoughtful, provoking discussions. दोनों ही नहीं, आपके हिसाब से मैं आपके आंसर पे ही हूँ। ओके, ओके, थर्ड नंबर पे मैं इसमें एड ऑन करना चाह रहा हूँ। ओके, दैट इज प्रॉपर सिलेबस के आधार पे वो जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है, ओके, उस रास्ते में आपको थॉटफुल प्रोवोकेशन भी करना पड़ेगा और मोटिवेशन भी देना पड़ेगा। Right. इन ये दोनों अपने आप में जीरो हैं। जी, अगर सिलेबस आपके पास है, आज मोटिवेट हो गए, करना क्या है? राइट, सिलेबस के आधार पे रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओ तो मोटिवेशन काम का है। जी, थॉटफुल प्रोवोकेशन आपने कर दिया, दैट्स ओके, जी, पर करें क्या उसका? राइट, अगर सामने सिलेबस कोई टारगेट नहीं है तो उस मोटिवेशन का यूज क्या है? जी, 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 तो जो मैं अभी फील कर रहा हूँ, जो बात शुरुआत में अपनी हुई कि Right. स्टूडेंट्स जो डिसिप्लिन लाइफ से बाहर आए हैं, Right. उनको मोटिवेशन चाहिए। हाँ, मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये इंटरनल फैक्टर है। बिल्कुल। उसी को मेरे को लगता है शायद इंस्पिरेशन कहते हैं अपन, कि डेफिनेटली अगर अंदर से आ रहा है तो दैट इज इंस्पिरेशन, और वो लॉन्ग लास्टिंग है, इंस्पिरेशन को प्रोवोक करने वाली चीज थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन हो सकता है, हो सकती पर अल्टीमेटली मोटिवेशन तो इंटरनल है ना। Right. जिस समय होमो सेपियंस आदि मानव से नया हुआ था, जी, कौन था उसको मोटिवेट करने के लिए? खुद ही था ना खुद ही जो था। करता जा रहा था। खुद ही थे, तो मोटिवेशन एक्सटर्नल ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, Right. पर अल्टीमेट मोटिवेशन तो वही जो आपका टारगेट है, आपका गोल है, Right. वो सही है तो मोटिवेशन बाहर से नहीं चाहिए फिर। राइट सर, परफेक्ट सर। सर, हाउ डू यू पर्सनली cope with unusual situations or stress? Like, first option is laughter as stress relief. B, prefer remaining alone for peace. यार ये दोनों मेरे लिए गलत है, मैं अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूँ। अच्छा, okay. मेरे किड्स जो है ना जी, ये इसके सबसे सही आंसर है। ओके, स्ट्रेस रिलीवर, बिल्कुल। Okay. और जिस दिन भी छुट्टियां होती हैं हम बहुत मस्ती करते हैं दिन भर, ओके, और फुल डे मैं भी उनके साथ उनके जैसा होता हूँ। ओके, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है अगर स्ट्रेस या कोई भी चीज है तो आपके लिए। राइट। तो सर, अगर आप मस्ती करते हुए दिखे मुझे कभी फैमिली के साथ, तो मैं समझ हाँ। जाऊँ स्ट्रेस में? ना समझ जाओ कि मैं मस्ती में हूँ। अच्छा, मस्ती अगर मैं मस्ती हूँ तो स्ट्रेस में क्यों होऊंगा? राइट, 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 बिल्कुल। सो फिफ्थ, इन योर लीडरशिप फिलॉसफी, डू यू प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज और लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स? सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज। ओके, क्योंकि लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स तो एक पार्ट है डेली लाइफ का। ओके, लेकिन जब आप किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं ना, जी, तो ये आपको और मोटिवेट करता है और लोगों को जोड़ता है, आपको दुनिया की नजरों में लाता है। क्योंकि आपकी सफलता आपकी अकेले की नहीं है, जी, ये कंप्लीट टीम वर्क है। राइट, और आपकी टीम का आपके साथ जुड़ा होना, आपके साथ होना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। राइट, और ज्यादा फेलियर दिखाओगे जुड़े नहीं रहने वाले कोई। ओके, आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा विक्ट्रीज, तब बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं, यस वी कैन डू इट, मतलब छोटे हमने कर छोटे दिखाया छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना बिल्कुल करना चाहिए। Okay. क्योंकि इससे ही वो टीम वर्क और बॉन्डिंग तैयार होती है। चाहिए। राइट, ज्यादा फेलियर सीखते हो ठीक है, किसी को नो वन बॉदर्स अबाउट फेलियर, राइट, राइट, बिल्कुल, तो फेलियर तो ठीक है, आपके इंटरनल वो पर्सनल चीज हुआ, Right. आप उससे क्या सीख रहे हो। राइट, लेकिन सेलिब्रेशन वो समाज देश व्यवस्था के लिए, और सबको आपको कुछ ना कुछ देके जाना है। राइट, तो क्या देके जाना चाह रहे हो? बिल्कुल, सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, डू यू कंसिडर योरसेल्फ मोर अ रिस्क टेकर और अ कैलकुलेटेड प्लानर? रिस्क टेकर। रिस्क टेकर, ओके, मतलब रिस्क लेने क्योंकि से। जब कॉर्डियल एकेडमी स्टार्ट किया था ना, जी, तो फुल रिस्क था, ओके, नथिंग एल्स, जी, है ना। जिस समय ब्रांचेस ओपन कर रहे थे, जी, फुल रिस्क था, क्योंकि Okay. ये चीज पहले से कहीं सेट पैरामीटर हमारे पास नहीं थे, राइट, राइट, तो वो रिस्क ही था। ओके, हाँ, उस रिस्क के साथ कुछ कैलकुलेशन साथ में भले एड ऑन किया, लेकिन दो में से एक को चूज करना हो तो मुझे लगता है पहला ही होगा। रिस्क टेकर, ओके। So when it comes to educational methodologies, do you strive to create trends or accepting the trends? क्रिएट ट्रेंड्स। Okay.
इसका पहले का क्वेश्चन भी सेम था मुझे लग रहा है, Right. क्योंकि मुझसे पहले ऐसा कुछ काम कर ही नहीं रहा था कोई, कर ही नहीं रहा तो मैं कैसे एक्सेप्ट करता। राइट तो मैंने जो सिस्टम्स बनाए मुझे लगता है कि ट्रेंड सेटर का है काम किया है। ओके लेकिन हाँ ठीक है, क्या होता है कि वाद प्रतिवाद और संवाद, ये जो तीन चीजें हैं, जी आप किसी से इज्म जब तैयार करते हैं, वाद, जी ये शुरुआत उससे होती है डेफिनेटली, राइट लेकिन हमेशा वाद का एक प्रतिवाद भी आएगा। आपने जो भी थॉट दिया उसके अगेंस्ट कुछ लोग आएंगे, राइट फिर दोनों की बातों को मिलाकर आप तीसरा एक संवाद क्रिएट करते हैं, ओके जो सिंथेसिस होता है, जी और तब वो फिर एक्सेप्ट होता है। एक समय के बाद ये संवाद फिर से वाद बन जाता है, ओके फिर उसका प्रतिवाद आएगा। राइट तो ये जो हाँ वो ट्रेंड है ना, वैसा चलता रहेगा ये ऐसा ही चलता रहेगा, ओके है ना। जैसे जो आपका क्वेश्चन है, ओके आप इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि शायद मैं समझा पा रहा हूँ। 100% sir. Creating trends. Where would you prefer to unwind and find inspiration for your innovative ideas? Mountains या native home? माउंटेन्स एंड सी। Mountains and sea. Okay. मतलब आपको घूमना, और फिर मेरे को लगता है बाइक राइडिंग भी सर आप करते हैं बहुत ज्यादा। शायद संडेज भी आप हाँ, जाते हैं, हाँ। और हार्ले डेविडसन आपकी फैट है। बॉय ना, कौन सी है पता नहीं। सॉफ्टेल हेरिटेज क्लासिक। हाँ मैंने मतलब मैं जब आपके घर आया था तो उस टाइम पे देखा था मैंने, मतलब आपको बाइक्स का शौक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपका शायद ग्रुप है एक। मुझे बाइक्स का नहीं, बाइकिंग का शौक है। एक बार निकल जाओ शुद्ध हवा में तो एक अलग ही मजा है उसको, लाइफ को एंजॉय तो करने सर का। ऐसे ये संडेज को होते हैं आपके ये जो जब टाइम मिल जाए। ओके तो ग्रुप बना होगा ऐसा कुछ। हाँ, हाँ। ओके ओके सर, ये क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट कर दिए। मैंने अब आपसे सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा एक्सटेंसिव डिस्कशन और करना चाहता हूँ। Done. सर सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, आपके हिसाब से सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ सेंट्रल की, उसके पैटर्न में क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए? 2011 का हमने चेंज देख लिया था जिस टाइम पे उन्होंने पार्ट बी इंक्लूड किया था, फिर हमने देखा बाद में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड को डाला। आज के टाइम पे, आज की व्यवस्थाओं को देख के, स्टूडेंट्स के एआई और एमएल लैंग्वेजेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातों को देखते हुए क्या अब सिलेबस में चेंज करना चाहिए? इस मामले में मुझे लगता है कि जो यूपीएससी है बहुत इंटेलिजेंस से काम करता है। ओके टाइम पे जो चेंजेस हैं राइट वो लाता रहता है जी। फिर भी हाँ, एक ही चीज फिक्स है, वो है चेंज। राइट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना। बिल्कुल। चेंज तो फिर भी हमेशा रहेंगे। कारण ये अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन सिस्टम, ये जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है जी। अभी यूपीएससी एग्जाम ट्रेडिशनल है, उसमें कोई भी ऑनलाइन सिस्टम इंक्लूड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और यही रीजन है कि ट्रेडिशनल पढ़े हुए स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिल रहा है। राइट। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो चेंजेस हैं वो टुवर्ड्स आईटी इनेबल्ड सिस्टम में ही आना है जी। वो एक चेंज है जो होगा। ओके ओके, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न या सिस्टम में डेफिनेटली। पर सिलेबस में अगर मैं लेकिन देखूं हाँ, तो सिलेबस मुझे लगता है कि फिलहाल जो चल रहा है बिल्कुल सही है। वो उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट करने या पूछने का तरीका चेंज किया जाना चाहिए। ओके क्योंकि आपको, अगर आप कहीं के कलेक्टर हैं जी, तो आपको क्या जानना चाहिए, अगर इसको थोड़ा समझे तो सिलेबस को एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। आप जहां भी जाएंगे जी वहां अगर आपने वहां की सॉइल को पहचान लिया, राइट इस सॉइल में कौन सा क्रॉप हो सकता है जी, इस क्रॉप के अकॉर्डिंग यहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी, इस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इनकी मेंटल सेट कैसे होंगे, यानी था जियोग्राफी का सॉइल, राइट, लेकिन आप वहां के लोगों के मेंटल सेट तक को एनालाइज करने में कर सकते हैं। सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। राइट। आप और मैं बात करना जब स्टार्ट किया हमने एक दूसरे का बैकग्राउंड चेक किया। जी जी हिस्ट्री बिना पढ़े आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते। राइट। आपको कोई भी काम संविधान के दायरे से बाहर नहीं करना है, जी संविधान पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जहां कहीं भी रहें आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा, जी ऑफिस का हो या घर का। राइट। इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। जी। तो सिलेबस में यही है। और ये सारे काम एथिकल डायमेंशन से बाहर नहीं हो सकते, एथिक्स पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो सिलेबस में वो सारी चीजें इंक्लूडिंग है जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए नीडेड है। राइट। तो सिलेबस में कोई समस्या नहीं है, बस पूछने का तरीका इनको चेंज करना चाहिए, या और किया जाएगा मुझे लगता है। समय के साथ बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं इनके। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, आईटी इनेबल्ड व्यवस्था है, चूंकि ये डे बाय डे के लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में भी ये अपना इम्पैक्ट रखेगा। राइट। सर आप तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मतलब जो स्टूडेंट्स अब सिविल सर्वेंट हो चुके हैं लगभग, सर कितने सिलेक्शंस हो चुके हैं अगर मैं पूछूं कौटिल्य एकेडमी से अभी तक, 2003 से लेके अभी तक कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपने बना दिए? इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं एक पॉइंट हमेशा बताना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में जीरो होता है, बिग जीरो। ओके। उस जीरो के आगे का जो डिजिट है ना वो स्टूडेंट्स लगाते हैं। ग्रेट। अगर स्टूडेंट अच्छे होंगे तो टॉपर आ सकते हैं। जी जी। और उस टॉपर से ही स्टूडेंट या इंस्टीट्यूशन की पहचान बनती है। राइट। आचार्य कौटिल्य को कोई नहीं जानता अगर चंद्रगुप्त उनका शिष्य नहीं होता। बिल्कुल। आचार्य द्रोण की कोई पहचान नहीं थी अगर अर्जुन उनका शिष्य नहीं होता। जी जी। है ना। तो इसलिए संख्या क्या है मैटर बहुत ज्यादा मुझे नहीं करता, पर हाँ चूंकि अब क्वेश्चन है लगभग ये 10,000 प्लस है स्टूडेंट्स, 10 से 12,000 के बीच स्टूडेंट होंगे जो कौटिल्य एकेडमी से सिलेक्टेड हैं। 12,000 ऑलमोस्ट। ग्रेट।
है ना, क्योंकि ये इसमें मैं उन लोगों को भी शामिल कर, जैसे जब वैकेंसी आती है जी, कुछ लोअर ग्रेड के वैकेंसी थाउजेंड्स में आते हैं, ओके ओके, है ना, तो ये संख्या इतनी बड़ी। पर हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करें यूपीएससी एमपीपीएससी की, तो इसकी संख्या शायद 2 से 3 हजार के आसपास होगी जो टोटल ओवरऑल सेलेक्टेड है। और बाकी जो है बैंक, क्लरिकल, एसएससी, रेलवे, ये बल्क में वैकेंसीज आती हैं। ओवरऑल अगर टोटल बात करें 10,000 प्लस है। राइट। तो सर जो आपके आर्म्स हैं, मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे आज कलेक्टर्स या फिर मुझे लगता है आप सेक्रेटरी, पीएस लेवल तक भी पहुंच गए होंगे, उनकी लाइफ से अगर आप जुड़े हुए होंगे तो सिविल सर्विसेज के चैलेंजेस क्या है? मतलब एक बार अगर कोई स्टूडेंट एक सिविल सर्वेंट बन जाता है, उसको एक जैसे बोलते हैं ना सर, एक ऑरा देख के या फिर उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख के कि वो बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है, इसलिए मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ, पर वो मिथ थोड़ा टाइम बाद शायद मुझे लगता है टूटता है। वो प्रॉपर लाइफ स्टाइल क्या रहती है किसी सिविल सर्वेंट की एक बार आने के बाद, बैक ऑफ दी स्टोरी अगर मैं बात करूं तो चैलेंजेस कैसे होते हैं उनकी लाइफ में? वो तो जो मिथ है ना जाने वाला, वो तो जैसे ही रिजल्ट आता है जी, उसके दूसरे दिन से टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेलिब्रेशन एक पार्ट है। राइट। जैसे ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, राइट, तो टोटली दुनिया अलग, क्योंकि उससे पहले आप एक एस्पिरेंट के रूप में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे थे जी, औरंगजेब आपको हेल्प करने नहीं आने वाला, राइट। हिमालय आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जो आप पढ़ते आ रहे थे अभी तक के। जी जी, तो वो जो स्टडी वाला एटमॉस्फेयर था वो तो रिजल्ट तक ही है जी। रिजल्ट के तुरंत बाद आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो स्टार्ट होता है, और वो ट्रेनिंग के साथ आपको जो चीजें सिखाई जाती हैं वो टोटली उस दुनिया से अलग है जो उससे पहले आप पढ़ रहे थे। बिल्कुल। जी। जैसे ही ग्राउंड लेवल पे आपकी पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो वो जो एटमॉस्फेयर था जिसमें आप नरोन्ना एकेडमी या फिर मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे थे, फिर वो नहीं है, एकदम डिफरेंट। वहां आपको आपका जो पाला पड़ना है, अब थोड़ा समझते हैं इस बात को। जी। एक व्यक्ति बिल्कुल सारा सामान तैयार करके लाया था कि मैं एंजॉय करने वाला हूँ लाइफ को, क्योंकि मैं आईएएस आईपीएस डिप्टी कलेक्टर जो भी बन चुका जी। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन करता है उसका पाला किससे किससे पड़ता है थोड़ा समझते हैं जी। नंबर 1 उसके बॉस से। राइट। बॉस हमेशा बॉस होता है, उसके काम करने का तरीका, भरे हुए प्यार से बात कर रहा हो, और हमेशा आपको फील दिलाता रहेगा पता नहीं कहां से नया ये जो नया बैच आया है पता नहीं कैसे आ गया ये। ओके। ये कंटिन्यू चलता है। ओके। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा ये फील कराते रहेंगे जब कभी अकेले में बैठ जाओ कि वो उसके दादाजी कहाँ के महाराजा थे, कहाँ के जमींदार थे, वो चूंकि पिताजी ने गड़बड़ी किया था इसलिए आज वो इस पोस्ट पे मजबूरी में काम करे, वरना ये तो आपके अंडर आने वाले ही नहीं थे। राइट। आपका बॉस आपको सबऑर्डिनेट नहीं मान रहा, आपका सबऑर्डिनेट आपको बॉस नहीं मान रहा। थर्ड डायमेंशन आपके आने वाले हैं वो जनता जो आपसे अपने प्रॉब्लम्स लेके आएगी। बिल्कुल। ये भी अगरबत्ती और फूल लेके नहीं आने वाले। बिल्कुल। ये आने वाले कैसे हैं? अपने प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि आप जनता के सेवक हो, वो जनता है। जी। अगर वो खुदा ना खास्ता किसी नेता को पकड़ लाए, उसका बिहेवियर कैसा रहना आप न्यूज में देखते हैं। यानी एक व्यक्ति जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ये पढ़ के आया था कि मैं देश की सेवा कल्याण करने के लिए आया हूँ, उसका पाला जिनसे पड़ रहा है उसको मानने को तैयार नहीं। यहाँ से चैलेंज स्टार्ट है, कायदे से देखा जाए तो। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस बीच उसका जो टास्क है ना वो बहुत ही पायस है, पवित्र है मुझे लगता है। कारण ये कि उसको जो भी काम करना है वो है नीतियों का क्रियान्वयन, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, योजना जितनी हम पढ़ते आ रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाना। और इस बीच में अगर एक एक काम भी सही होता चले तो देश का विकास इसी से होता आया है। तो उसका काम बहुत पवित्र है, लेकिन चैलेंजेस चारों ओर हैं। एक भी काम अगर गलती हो गई तो मीडिया तुरंत माइक लेके सामने खड़ा है, कैसे हो गया। जनता हमेशा जुलूस लेके खड़ी है कि इसको किस कंडीशन में कहां पर डिफेम कर दें। और उन सब के बीच चलते उसको अपने सारे ड्यूटीज पूरे करने हैं जिसको सपना लेके वो चला था, चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे देश और समाज की बात हो। तो चैलेंजेस तो बहुत है, नो डाउट। तो पूरी सर्विस में अगर देखा जाए ना सर, लगभग 20-30 इयर्स की लोगों की सर्विस रहती है, पर उस टाइम पे इनकी अवेयरनेस की बात करूं मैं, या मेंटल हेल्थ की बात करूं, वो कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट है। अगर मैं देखूं तो एक बच्चा कोई एस्पिरेंट है वो पहले से डेवलप कर ले इन सब चीजों को, तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं ना इम्पल्सिव होते हैं आजकल। अगर कोई भी यूथ की बात करूं, एस्पिरेंट की बात करूं, छोटा सा अगर फेलियर आ गया वो छोड़ देंगे, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई उस चीज को हटा ही देंगे वो लोग। बिल्कुल फैक्ट है ये। असली में ये जो बोल रहे हो ना, इस बात को मैं भी फील इसलिए कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि किसी भी पोस्ट का व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी कॉल करके ना पूछा हो, सर बहुत परेशान हूँ जी, मैं छोड़ के आना चाह रहा हूँ, मेरे लिए कुछ काम देख लो। जी बिल्कुल ये हुआ है, कैसे कंटिन्यू होता है, ये तो होता है, कंटिन्यू होता है। है ना। और फिर बात करना पड़ता है कि बेटा टेंशन मत ले जी, रुक आ जा एक दिन, समझते क्या प्रॉब्लम है ना। तो मैक्सिमम टाइम तो बातों से समझ में आ जाता है, कई बार जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करके समझ में आ जाता है जी। तो लेकिन हाँ,
कोई साथ में एक मेंटर, कोई एक उस पेन को समझने वाला हो तो लाइफ इजी हो जाती है। राइट, वरना आईएएस आईपीएस लोग भी सुसाइड करते देखा है अपन ने, बिल्कुल देखा है सर, एग्जांपल्स हैं। कई हैं। तो इसलिए वो जो चैलेंजेस हैं नो डाउट बहुत ज्यादा हैं, और इस वे में वो जो इम्पल्सिवनेस है वो कई बार डिपेंड करता है। पर हाँ, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन एक चीज आपको सिखाता है, वो है धैर्य जी। और मुझे लगता है कि वो जो प्रिपरेशन से स्टार्ट करके ट्रेनिंग तक वो जो धैर्य सिखाया गया है, राइट, लास्ट तक काम करता है। राइट, मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था सर कि ये जो जर्नी है प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, फिर अगर आप मेंस में भी आउट हो गए तो आपको वापस प्रीलिम्स देना है, अगर आप इंटरव्यू में भी आउट हो गए तो आपको वापस प्रीलिम्स देना है। ये आपको पेशेंस सिखा देता है, और जो इन सबसे फिल्टर होकर पहुंच वहां गया पहुंचता तो है शायद मुझे लगता है उसका मेंटल स्ट्रेंथ और जो फोकस है वो बहुत ही अलग लेवल पे होता है। डेफिनेटली। सर यही बात करूं मैं स्टेट सर्विसेज की, यूपीएससी में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो दैट इज 32 इयर्स ऑफ एज एंड 4 अटेम्प्ट्स यूपीएससी में। एमपीपीएससी में इट इज अराउंड 40 इयर्स जो एज लिमिट है। सर ये डिफरेंस क्यों है? दोनों सिविल सर्वेंट हैं, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, दोनों ही जनता की सेवा करेंगे और पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो ये एज यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट से बाद में बढ़ाकर 6 कर दिया गया। जी जी। एसटी ओबीसी के लिए काउंटिंग अलग तरीके से होती है। स्टेट में भी दरअसल होता क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट के सारे पोस्ट देखें जी, तो उसको रिक्रूटमेंट का जो तरीका है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिस्टम बनाया गया है। राइट, एक डायरेक्ट एडमिशन होगा, फिर एक प्रमोशन से आएगा, फिर एक डायरेक्ट एडमिशन, फिर एक प्रमोशन। जी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी जी, टीआई प्रमोशन से बनेगा, Right. डीएसपी की भर्ती होगी, एडिशनल एसपीओ प्रमोशन से बनेगा। राइट, सारे पोस्ट आपको ऐसे एक नजर आएंगे। तो होता क्या है कि जो यूपीएससी ने पैटर्न बना के रखा है वो यंग लोगों को साथ में लेना चाह रहा है, ताकि डिसीजन मेकिंग में और सब चीजों में एक प्रॉपर वे में उसको वो नया एनर्जी के साथ लोग मिल सकें। ओके, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए धैर्य के साथ लोग चाहिए। जी, जी, जिसके लिए मुझे लगता है कि स्टेट ने एक्सटेंशन दे रखा है कि उस एज तक भी आके, चूंकि उसको इम्प्लीमेंट करने संबंधी काम करना है, जितना वो एक्सपीरियंस होगा इम्प्लीमेंटेशन उतना ही शानदार तरीके से हो सकता है। राइट, हालांकि ये कोई एज फिक्स नहीं है, राइट, किसी भी दिन वापस कम या ज्यादा किया जा सकता है, कर सकते पर अभी जो है जी, शायद इसकी फिलॉसफी ये हो। राइट। मुझे लगता है सर यूपीएससी की एज कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं, देखे हैं। कम किया जाना चाहिए। कम करना चाहिए सर? क्यों सर? मतलब किसी भी जगह ज्वाइन करने के लिए अगर आप देखें, राइट, एज डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या किसी भी चीज का टेक्निकल कोई काम करना हो, जी, एज लिमिट 20-22 से ऊपर नहीं है। राइट, ठीक है। अगर वो सही टाइम पे एंट्री कर जाए तो चीजों को सीखते सीखते काम कर सकता है। तो लेकिन 32-35 तक वो सीख ही रहा है। राइट, इस बीच अगर फिर से वही कह रहे हो कि अगर मान लो कोई काम नहीं हुआ तो बाहर है, सिस्टम से बाहर 32 इयर्स में होता है, तो उसने अपने लाइफ का एक प्रीम टाइम उस तैयारी में दे रखा है। राइट, ठीक है। तो सर जैसे स्टेट सर्विसेज में अगर कोई डेप्यूटी कलेक्टर बनता है एट द एज ऑफ 38-39 से, हाँ, वो प्रमोट होते हुए आईएएस ही वो लगभग 50 के आसपास बनेगा, 55 में बनेगा। हाँ, और यहां मैं अगर बात करूं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की, वो तो अगर वो 35 इयर्स की एज ब्रैकेट भी कर दूं मैं तो 35 में ही आईएएस बन गया। डेफिनेटली। तो इसलिए दो फिलॉसफी है ना, एक जो मैं कह रहा हूँ जी, कि सही टाइम पे बन जाए तो वो चीजों को काम करे, अपने लाइफ को भी यूटिलाइज कर पाए, अगर नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता देख पाए। दूसरी फिलॉसफी यूएस पैटर्न है, वहां आप किसी भी एज में जब चाहे बन सकते हैं, वहां कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, एग्जाम क्लियर करो बन जाओ। ये फिलॉसफी भी है। लेकिन भारतीय संदर्भ में जहां एक सिविल सर्विसेज एक क्रेज है, स्टूडेंट्स के बीच क्रेज है, अभी भी युवाओं के बीच अभी भी है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं अगर, तो इससे उसका क्रेजीनेस समझ सकते हैं ना अपन। तो 10 लाख में सर मुझे लगता है 200-150 शायद आईएएस बनते होंगे, 100 आईएएस बनते हैं, 100 आईएएस बनते हैं, 100 आईपीएस बनते हैं। 10 लाख और हाँ, हालांकि 10 लाख में से एक्चुअल प्रिपरेशन वाले 5-8 हजार ही होते हैं, 50% तो अपने आप छट जाते हैं। तो पर अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, दैट मींस उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उसका एक आकर्षण तो है ना। ऑफ कोर्स है। तो इसलिए यहाँ पर जो है व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक टाइम बाउंड कर दिया जाए। यूएस में से 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो जो सिंसियर है सीधे से जब चाहे चले जाए, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वो तब जब जागरूकता आ जाए। आज अवेयरनेस नहीं, आज एक आकर्षण बस है कि वहां करना है। अच्छा, प्रीलिम्स देते थे समझ में आता है कि हमारे बस का ही नहीं है, तो जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। और कोई डेडिकेटेड है तो पहुंचे वहां तक। तो सर ये 10 लाख के बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई करके लगभग मेरे को 20,000 के आसपास मेंस लिखते होंगे, 10 से 15,000 के आसपास, मतलब वैकेंसी पे डिपेंड करता है। राइट। तो जितनी सीट्स होंगी उसका 15 टाइम्स लिया जाएगा। राइट, बिल्कुल। सर ये जो शब्द है कलेक्टर, ये ब्रिटिश के टाइम का चला आ रहा है। ब्रिटिश ने शायद मेरे को लगता है वर्ड दिया था कलेक्टर, या यही सिस्टम जो इंपीरियल सर्विसेज जो हुआ करती थी वो सिविल सर्विसेज है। सर इस वर्ड का मतलब उस टाइम कनोटेशन में क्या था और आज क्या इसका नाम चेंज होना चाहिए क्या सर?
कलेक्टर? हालांकि बहुत हद तक चेंज हो भी गया है, पर राइट, चूंकि ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जी। यूपी में हमेशा डीएम कहा जाएगा उसको, डिस्ट्रिक्ट वो मैजिस्ट्रेट कलेक्टर कहते हैं, right? कलेक्टर कहते ही नहीं वहां पर। जी, लेकिन जी। चूंकि वो कलेक्टर चला आ रहा है, हम्म, तो आप घर के तानों में भी शब्द सुन हाँ, लेंगे, कहीं का कलेक्टर कहीं का कलेक्टर हो क्या। तो वो कलेक्टर जो शब्द है ना, वो वर्ड अपने आप में बहुत सारे मीनिंग के साथ है, जी, सिर्फ कलेक्ट करने वाला नहीं रह गया है। जी, तो कई बार जो शब्द है वो मेटाफर बन जाते हैं, तो जी। ऐसा इसके साथ भी हुआ है। हाँ, इसके मीनिंग कई लिए जा सकते हैं। राइट, आज कलेक्टर सिर्फ एक मैनेजर है, कायदे से एक अच्छा मैनेजर। ओके, कारण है कि गवर्नमेंट आज कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर रही है, जी, हर चीज आउटसोर्स किया जा रहा है। जी, चाहे सड़क बनाने का काम हो, योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, एनजीओ के माध्यम से आउटसोर्स हो रहा है। जी, तो आज एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो चीजों को अच्छा से मैनेज कर सकता हो। राइट, तो वो जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जी, वो उस वे में अब नहीं रह गई। ओके, अब जो कलेक्टर है वो विकास का एक लिंकिंग पिन है, जो डेवलपमेंट के लिए किसी भी जिस एरिया में उसको चांस मिला हुआ है, वहां क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं उसके हाथ में है। जी, इन चीजों को मैनेज करना होगा उसको, और जो अच्छा से मैनेज कर लेता है, आप और हम उसके नाम जानते हैं। राइट, वरना कायदे से 600 कलेक्टर काम कर रहे हैं, 600 डीएम काम कर रहे हैं, नाम किसका पता है। बिल्कुल और जो अच्छा काम करेगा उनका नाम हमेशा वेल नोन होता है। राइट सर। तो मतलब ये है, मतलब अगर कलेक्टर वर्ड है तो ठीक है, वो कनोटेशन में यूज हो रहा है, हाँ, पर उसका शब्द मीनिंग अब नहीं रह गया, जी, वर्ड मीनिंग चेंज हो चुका है। जी, अब वो एक डेवलपमेंट का मैनेजर है मात्र। राइट, राइट सर। इंदौर और भोपाल में तो अभी कमिश्नरी सिस्टम आ गया है, वो तो पुलिस डिपार्टमेंट में। अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी और करने वाले हैं सर। इनको क्या पावर्स और मिल जाते हैं आईपीएस? एक्चुअली आईएएस ऑफिसर्स का काम जो था वो डेवलपमेंट संबंधी तो थे ही, लेकिन साथ ही मजिस्ट्रियल पावर होने की वजह से ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी हस्तक्षेप रखते हैं। ओके, हालांकि जो शक्ति का विभाजन सिद्धांत है, जी, जी, है ना, उसके Division तहत of सही powers, भी है, जी, होना भी चाहिए कि पावर किसी एक के हाथ में ना हो। राइट, एब्सोल्यूट पावर फिर करप्ट करता है, बिल्कुल, तो इसलिए विभाजन होना अच्छी बात है। राइट, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो सिस्टम बनाया गया था, पर लग रहा है अभी कि इस विभाजन की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आईएएस या फिर एसडीएम से हस्तक्षेप करते हैं पुलिस के कामों में, जी, और जी, कुछ जगह पर पुलिस को पावर नहीं होने से वो अपने पावर को एब्सोल्यूट यूज नहीं कर पा रहे हैं। राइट, इस थॉट प्रोसेस को ध्यान रख के क्राइम और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर प्रणाली लाया गया था। जी, हालांकि अभी जो डेटा वो कह रहा है कि उससे कुछ खास चेंजेस डेटा में तो नहीं आया, कि क्राइम लेवल पे कोई कमी ऐसी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, पुलिस के पास जो पावर्स हैं उससे कुछ चीजों को कंट्रोल तो किया है। राइट सर। बीच में से कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरीज की पोस्ट में भी डायरेक्टली सेंट्रल में पोस्ट निकली थी कि मोदी गवर्नमेंट ने ये लाया था कि आप डायरेक्टली ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वो चीज क्या एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था या प्रमोशन लेवल पे था, कैसा था सर वो? नहीं, वो एक्सपीरियंस के बेस पे जो किसी ऑफिस में ऑलरेडी 10 साल काम कर चुके वो एक एग्जाम दे सकते थे। ओके, उस एग्जाम के थ्रू वो प्लानिंग थी, पर चूंकि वो एग्जीक्यूट प्रॉपर वे में नहीं हो पाया, इसलिए वो ठीक था नहीं होना। क्योंकि जो सिस्टम है, इस सिस्टम को फिलहाल ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ओके, ये चीजें अगर ठीक हो जाए तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहिए फिलहाल। राइट, राइट सर। पोस्ट वैसे मुझे लगता है कि कम ही रहती हैं, बहुत कम पोस्ट रहती हैं हाँ वैकेंसी पर, अगर देखा जाए डेवलपमेंट के बेसिस पे। मतलब जैसे अगर अभी अयोध्या की बात करूं मैं, या फिर अभी जहां कुंभ होता है वहां की बात करूं मैं, तो वहां पे तो अलग ही सिटी एक डेवलप हो जाती है, और वहां के लिए फिर स्पेशली वहां पे कलेक्टर डेप्यूट हो जाता है, आईपीएस डेप्यूट हो जाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना ज्यादा मुझे लगता है पोस्ट की जरूरत रहेगी, पर आज भी मैं देखूं तो पोस्ट कम ही है सर। भारत की जनसंख्या इतनी है ना जी, कि आप जब पर कैपिटा काउंट करते हैं तो फिर डेटा अलग आने लगता है। राइट, और इसीलिए जब कभी कुछ स्पेशल नीड होती है तो स्पेशल पोस्ट अलॉट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जितनी जनसंख्या उसके प्रोपोर्शन में न तो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ना पुलिसमैन है, ना ऑफिसर्स हैं। राइट, तो उसके पीछे हमारी जनसंख्या प्रॉब्लम भी तो है ना। जी, जी, इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी हमको बहुत कम लगता है, क्योंकि जितनी जनसंख्या है उसको मैनेज करने सफिशिएंट नहीं है। राइट, और दूसरा ये कि लगातार टाइम के साथ साथ जो रिटायरमेंट्स हो रहे हैं उतनी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं अभी। राइट, मैं स्पेशल एमपी की बात कर रहा हूँ। जी, जी, पिछले 5 साल में जो रिटायरमेंट्स और जो व्यवस्थाएं कम हुई है उसकी तुलना में वैकेंसीज नहीं आई है, रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं। तो एक जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जी, वो भी प्रॉब्लमेटिक है जनता के लिए। बिल्कुल, जनता की समस्याओं का समाधान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स करने वाले हैं, जी, वही नहीं रहे तो बिल्कुल। तो वैकेंसीज का प्रॉपर आना, सही रिक्रूटमेंट का रेगुलर होना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के ड्यूटीज के पार्ट है, और टाइम टाइम पे करती रहती है गवर्नमेंट। पिछले समय कुछ गैप हुआ है, अब बहुत फास्ट उसको। पर मुझे लगता है अब तो एमपीपीएससी का शेड्यूल कैलेंडर बहुत अच्छा निकलने लग गया है। अब तो मान के चलें कि एवरी ईयर वैकेंसी आ रही है, पर ठीक है 2019 का 2023 में अब रिजल्ट आया है, पर शायद एक आध साल से एग्जाम्स तो हो रहे हैं, प्रीलिम्स तो हो रहा है। एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि कैलेंडर डलता है जी, फिर डिलीट हो जाता है।
अच्छा, ये मेरे को नहीं पता सर। कई बार हर साल अच्छा। का ये पैटर्न रहा है। जी जी। तो इसलिए कैलेंडर जब डलता है ना, तो स्टूडेंट के लिए एक पॉइंट फिर वो मीम्स बनने लगते हैं। ओके। तो हालांकि इस बार जो कैलेंडर फिलहाल तक नहीं डिलीट हुआ, ईश्वर करे कि इस साल ये परंपरा कायम ना रहे, जी जी। लेकिन रिजल्ट आना फिर कैंसिल हो जाना, ओके। वैकेंसी आना फिर वापस रह जाना, ये जो चीजें हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जी। इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। राइट होप फॉर द बेस्ट, शायद अब ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो। राइट। एक्चुअली क्या, बीच में जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। प्रॉब्लम 18 इन में द जो- सेंस ओके नया सिस्टम लाके, ओके। कि वो जो 14% का 27% रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए, उसकी वजह से कुछ लोग कोर्ट चले गए, और जब मैटर गवर्नमेंट के हाथ से न्यायपालिका के पास आ जाए जी। तो फिर अब जो जुडिशरी कहेगी वैसा होगा, और जुडिशरी सिस्टम के अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनको टाइम लगना है, बिल्कुल। वो जब तक नहीं आएगा तब तक बाकी कोई काम नहीं हो सकता। राइट। ये सारे लूप में, लेकिन जो प्रॉब्लम है जी। वो स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, युवाओं को फेस करना पड़ता है। राइट। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। सर डिवीजन ऑफ पावर्स तो है, ये अभी आपने चूंकि लॉ का नाम लिया तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ सर कि आपके हिसाब से, या फिर कोई स्टूडेंट आपसे सब आके पूछता है कि सर मुझे आईएएस बनना चाहिए या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनना चाहिए, मुझे जुडिशरी में जाना चाहिए या मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहिए, दोनों के लिए वो एलिजिबल है, लॉ किया हुआ है उसने, लुक्रेटिव सर्विस को देखते हुए या पावर्स को देखते हुए या जन कल्याण चीजों को देखते हुए कौन सी सर्विस उसके लिए उचित रहेगी? देखिए, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया हो सकता है। मुझे लगता है, जो मैं अपनी बात बता सकता हूँ, एक जज एक गलत व्यक्ति को सजा दे दे तो डेफिनेटली वो समाज के लिए एक पैरामीटर बन जाता है कि काम गलत नहीं करना चाहिए। राइट। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1000 गलत काम को रोक सकता है। ओके, प्रिवेंटिव मेजर मतलब। वो अगर सही तरीके से काम कर दे तो क्राइम होगा ही नहीं। ओके। तो जुडिशरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर सब आदर्श हो जाए। मुझे लगता है सर जुडिशरी में एक बहुत सैक्रिफाइसिंग लाइफ है जजेस की, मतलब अगर वो उसको लुक्रेटिव सर्विस को देखते हुए आ रहे हैं या पावर को देखते हुए आ रहे हैं तो मुझे लगता है उनको नहीं आना चाहिए। वो मैंने कहा कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, बिल्कुल। अगर आप उस वे में हैं तो आपको ऑप्शन सारे रखें। आपको पिक करना है ना, वो आपको पिक नहीं कर रहे हैं। राइट। तो आपको जो ठीक लगता है वो एग्जाम दीजिए, वहां चांस बनेंगे। बिल्कुल सर। तो अवार्ड्स पे आता हूं मैं सर। इंडस्ट्री कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड कुछ मिला था मुझे जहां तक याद है कौटिल्य एकेडमी को। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपको एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, और एक स्पेशल चीज जो थी वो आपको यूएस में यू आर दी ओनली पर्सन जो कि आप गए थे एमपी से धर्म संसद में। सर ये धर्म संसद का कुछ आप डिस्कस करना चाहें तो कि क्या था ये धर्म संसद ये? हाँ। और आप ही अकेले मध्य प्रदेश से गए यूएस में। दरअसल स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो वो विश्व को सब पता है जी। जब उसका 100th वो जो सेलिब्रेट करे थे ईयर जी, उस अवसर पे वहां उन्होंने वापस से स्टार्ट किया धर्म संसद, अच्छा, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। और अब वो हर साल हो रहा है। तो 6 नंबर का था जो सॉल्ट लेक सिटी यूएस में स्टार्ट हुआ था। ओके ओके। उसका इनविटेशन बाय चांस जिस योग संस्थान से मैं जुड़ा था वो भी इंटरनेशनली है, तो वहां से मेरे पास कहीं इनविटेशन आया और जाने का चांस, सौभाग्य मिला, मैं तो यही कहूंगा। राइट। तो वो नो डाउट एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके आधार पर मुझे लगता है कुछ नई चीजें, नई दुनिया देखने को मिला। अच्छा, मजा कब आता है जब आप अपनी चीजों को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं ओके। और वहां जाके लगता है कि नहीं, आप अंडर एस्टिमेटेड नहीं है, यू आर स्पेशल वन। उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं जी। अब विश्व का धर्म संसद, लगभग 56 टाइप्स ऑफ जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस फेथ बिलीवर्स वहां पर अवेलेबल हैं जी। लगभग सभी देश के लोग हैं और संख्या 8 से 10 हजार हो। ओके। पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है जी। ठीक है, ये बताने के लिए कि ह्यूमन लाइफ में रिलीजन या फेथ का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके। और उसकी शुरुआत होती है एक गांव से जहां एक लड़की का केश लोचन संस्कार हो रहा है जैन धर्म में। अच्छा। और वो गांव एमपी के टीकमगढ़ का है। क्या बात कर रहे हैं, ओह नाइस। वो जो पहला एपिसोड था उसने मुझे ऐसा वो फील कराया कि मैं सोच रहा था कि यार मैं कहाँ एमपी से आके बैठा हुआ हूँ, बाकी सब किस किस लेवल के लोग फेथ। अच्छा, हम तो धर्म के मामले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं ना। जी जी। लेकिन समझ रखते हैं, एक आध्यात्म में विश्वास है, काम कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक उस लेवल पे विवेकानंद जी जैसे लोग गए थे, वहां जाने के चांस तो सौभाग्य कह रहा हूं मैं तो। और वहां शुरुआत जब आपके एमपी से हो जाए तो क्या फीलिंग रही होगी, सोच के देखो। तो फिर आप कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया होगा सर। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, पर हाँ वो ईश्वर बताता है कि नहीं, आप सही हो, सही जगह पर हो। तो ये जो धर्म संसद था उसमें वेरियस फेथ के लोग एक ही बात को प्रूव करना चाह रहे थे। और वही बात थी कि सब धर्म एक हैं, सबके विश्वास एक हैं, वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। अच्छा, एक बात और हम सुनते हैं कि विवेकानंद जी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल के स्टार्ट किया था। जी जी। वो पहले व्यक्ति थे,
पर उस समय के सारे सेशंस जो 5 डेज का सेशन था, हर सेशन हर व्यक्ति ने इसी उद्बोधन से स्टार्ट किया था, अच्छा, ब्रदर्स ऑफ सिस्टर्स। मतलब वो एक ट्रेंड यानी वो जो लैंग्वेज था, वो जो लाइंस था, वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर रखा है, एक्सेप्ट कर लिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, हर किसी ने यहीं से स्टार्ट किया। बहुत बड़ी बात। तो जो चीजें थी, कई बार हम अपनी चीजों को देख के गौरवान्वित फील करते हैं जी, तो ये वो अवसर था, और मुझे लगता है कि हाँ जी, ये एक रिमार्केबल पॉइंट है मेरे लाइफ का। ऑफ कोर्स है सर, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा आपके लिए सभी। सर ये जो एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड रहा कंसेक्यूटिव 3 इयर्स बिकॉज ऑफ सिलेक्शंस। 3 नहीं, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये 6 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, अब 6 इयर्स। ओह हाँ, वो लास्ट 6 ईयर से लगातार वो अवार्ड हमारे पास है। ग्रेट। तो मीडिया हाउस द्वारा वेरियस चैनल्स ने ये आयोजित किया, और हर बार अलग अलग चैनल से, मजे की बात ये है। अच्छा, ओके। तो ये कई बार ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो अवार्ड और रिवार्ड आपके लाइफ के पैरामीटर्स हैं, ये माइलस्टोन्स हैं जिसको आप देखते हुए तय करते हैं कि सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। राइट। माइलस्टोन आगे लगता है ना, 1 किलोमीटर और आगे। बिल्कुल। तो ये ऐसा ही कुछ है। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं वो सही आ रहे हैं, लगता है कि हमारी जर्नी अभी सही रास्ते पे है, सही दिशा में चल रहे हैं। राइट। वो है ना सर एक लाइन शुभम श्याम जी की, कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बस कर्म ही तेरा कल होगा, और अगर कर्म निष्फल है तो सब कुछ, मतलब चीजें परफेक्ट ही चलनी है। डेफिनेटली, बिल्कुल। सर अब मैं लास्ट पैरामीटर पे आता हूँ, मतलब 3-4 क्वेश्चंस हैं जो कि व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, जो ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और बहुत ब्रीफली अगर आप उसको बता पाएं तो। सो व्हाट वुड बी द 3 मेजर initiatives you would have introduced if you being the higher education minister of Madhya Pradesh? अगर आपको सर, मैं मतलब मुझे नहीं पता आपको सर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है। बिल्कुल पूरा इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया सर, पूरा इंटरेस्ट है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कई बार कई चैनल से और कई मंच से भी कहा है, जो आज मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर मैं उस पोस्ट पे जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर, ये काम कर दूंगा। देखिए अल्टीमेटली होता क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद आप जिस फील्ड में जाते हैं, उन कई फील्ड में से एक सिविल सर्विसेज है। राइट। एमपी से यूपीएससी में सिलेक्शन आप बहुत फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, बहुत कम। मैंने उसके पीछे रीजन ये है कि ग्रेजुएशन के जो सिलेबस हैं वो यूपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं करता। राइट। जबकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूपी कोई भी यूनिवर्सिटी, वहां सिलेबस वही है जो यूपीएससी का सिलेबस है। ओके, अच्छा। ये मैंने कई बार डिमांड रखा है, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलके स्टेज पे बात किया है मैंने कि यहाँ एमपीपीएससी का सिलेबस जो है या यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कॉलेज के सिलेबस से सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है। राइट। हम वो सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं जो कहीं किसी काम का नहीं आने वाला। राइट। तो सिलेबस अगर सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो पहला चेंज तो मैं कर दूंगा, बिल्कुल अगर मेरे पास से आ जाए। परफेक्ट है सर, मतलब मुझे लगता है अभी अपने जो सीएम बने हैं पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर ही थे। ये स्कूल थे, एजुकेशन मिनिस्टर ही थे। ओके, तो ये एक पहला टास्क आपने मुझे दे दिया। ओके, दूसरा इनिशिएटिव मेरा ये होगा कि एजुकेशन को अगर आप देखें तो, अगर मान लो कोई स्कूल से कॉलेज आया है जी, तो कॉलेज वाला जब स्कूल वाले से बात कराता है बच्चे से, तो पूछता है अरे कौन से स्कूल से पढ़ के आ गए जो तुमको ये भी नहीं पता। हाँ, राइट। यानी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। हर कॉलेज वाला यही आरोप लगाता है स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, और जब कॉलेज से बच्चा हमारे पास आता है और जब हम उससे बेसिक क्वेश्चन पूछते नहीं पता, हम ये पूछते भी किया क्या तुमने अभी तक। राइट। एजुकेशन को लाइफ ओरिएंटेड बनाना दूसरा टास्क होगा जो मुझे लगता है किया जाना चाहिए। राइट। ये सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड या फिर कॉपियों तक सीमित ना हो, लाइफ से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल। और थर्ड मुझे लगता है एक चेंज, अगर 3 चूंकि बोले मैं 3 सोच रहा हूँ अभी, तो तीसरा काम ये किया जाना चाहिए कि एजुकेशन का जो पढ़ने का तरीका है ये एंटरटेनमेंट के साथ हो। अभी बुकिश ज्यादा है। जी जी। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बिटिया की कॉपी में देख रहा था, वहां राइजोपस का वो चित्र बना रही थी। और लेकिन उसमें वो कॉपी देख के कॉपी कर रही है। क्योंकि होना ही चाहिए था कि चूंकि आपको वो एक माइक्रोस्कोप में देखना था और बनाना था, तो ज्यादा अच्छा होता कि उसके पास माइक्रोस्कोप होता, वो देखती और बना लेती, पर स्कूल में सिस्टम ही नहीं है। राइट। माइक्रोस्कोप पर देखा हुआ चीज को कॉपी देख के बना रही है। दैट मीन्स कि अगर आप चीजों को प्रैक्टिकल कर लेंगे तो चीजों को हो सकता है याद भी ना करना पड़े, देख कैसे याद हो जाए। तो आज भी अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप कॉपी में पढ़ रहे हैं। भाई कंप्यूटर में पढ़ लो ना, प्रैक्टिकल करके देख लो। वो क्यों लिख रहे हो कि माउस से राइट क्लिक करने से कॉपी के लिए कर लो, विंडो खुलता है। ये पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है, ये तो करने की आवश्यकता है ना। तो जो प्रैक्टिकल और थ्योरी है इनको भी सिंक्रोनाइजेशन। तो 3 पॉइंट्स जो मैंने कहा, बिल्कुल यूपीएससी पीएससी के सिलेबस से सिंक्रोनाइजेशन, स्कूल कॉलेज और लाइफ स्किल का सिंक्रोनाइजेशन, और थर्ड प्रैक्टिकल और थ्योरी का सिंक्रोनाइजेशन। ये 3 काम मुझे लगता है करना चाहिए। सर मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी आप एजुकेशन मिनिस्टर बने सर, मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहिए सर आप जैसे लोगों को। सर मुझे ऐसा लगता है, मतलब नो कमेंट्स। सो सेकंड इज, व्हाट इज योर काइंड ऑफ मेरे सपनों का भारत, जैसे ऐसे लिखते ना सर,
तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ सर, मेरे सपनों का भारत कैसा हो? देखो, सपने एक ऐसा शब्द है जिसका कोई आधार नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जी। तो मेरे सपनों का भारत तो वही भारत है जो हम आज तक सुनते पढ़ते आए हैं, जी। चाहे वो राम राज्य की संकल्पना हो, चाहे वो विश्व गुरु की संकल्पना हो, चाहे वो महिलाओं की जो स्थिति अपाला शिक्ता व विश्वरा और अपाला घोषा जैसी थी उस रूप में हो। जी। तो हर चीज का एक आदर्श रूप में होना, मुझे लगता है ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है, मुझे लगता है एक बार फिर से अपन इस पे बैठ सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वो फुल टॉपिक मैं ले सकता हूँ इस पे, सपनों का भारत। ये मेरे पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है। अभी भी जब बात होती है मैं क्लास में डिस्कशन इस पे कर लेता हूँ। राइट। तो ये हर चीज को आदर्श रूप में देखना, यही सपने हैं। राइट। सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करना ये अगला सपना है। ओके। क्योंकि सपने तब तक सपने जब तक आपको वो वहां तक पहुंचने का रास्ता ना पता हो। राइट। तो आज हम उस रास्तों को भी निकालते चल रहे हैं। जी। हम अपने कई सपनों को अचीव करते भी चल रहे हैं। तो सपनों को लक्ष्य में बदलना ये अगला सपना है। जी, बिल्कुल। तो सपनों के भारत में इतनी सारी बातें हैं, मुझे लगता है, और ये अंतहीन है ये तो। राइट। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को एक बार चीज बता दूं, मैंने भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और गवर्नमेंट जॉब की जो मेरी जर्नी थी उसमें सबसे पहले मैंने कॉटेल एकेडमी ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट। उसके 1 महीने बाद ठीक मैं वहां फैकल्टी बन गया था। तो सिलेक्शन कहाँ हुआ? सिलेक्शन मैं एमपी हाई कोर्ट में एज कोर्ट मैनेजर रजिस्ट्रार रहा वहां पे मैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एज एडवाइजर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस में भी एडवाइजर रहा। ग्रेट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में मैं एज कंसल्टेंट वहां पे रहा। तो एज ए टीचर में फेलियर नहीं है ना मेरा? अरे सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं तो कब से चाह रहा था कि सर आपसे एक बार इंटरेक्शन हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो एक बार ये देखना चाहिए कि आप कौन सा पाथ ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, और आपके मेंटर्स कौन है। अगर मेंटर सही है प्लस आपकी अप्रोच सही है तो फिर सिलेक्शन तो फिर कौन रोकेगा सर? डेफिनेटली। तो 12 साल गवर्नमेंट। मैंने एक पॉइंट और कहा था कि कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में जीरो है। राइट। सही स्टूडेंट्स मिल जाए तो डिजिट आगे का तय होता है। पर मैं अदर वे बोलूंगा सर आईआईटी को आईआईटी किसने बनाया सर? मुझे लगता है कि स्टूडेंट सेलेक्ट होके चले आता है, पर वो जो मेंटर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो एक जैसे बोलते हैं ना, बाय प्रोडक्ट जो रहता है उसको फाइनल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करते हैं। मजा इसी में है कि टीचर्स कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट को दें, स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट अपने टीचर को दे। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, है ना? मतलब मुझे तो यही लगता है सर। तो शायद ये सपनों के भारत का एक पार्ट ये भी है। राइट। सर, थर्ड क्वेश्चन, मतलब मैं इस पे इसलिए सुनना चाह रहा हूँ कि बहुत आजकल डिस्कशन हो रहा है। कंसीडरिंग द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर had on shaping India's intellectual landscape, can you envision a contemporary intellectual personality who, in your opinion, embodies a comparable dedication towards society, social justice, any personality till date? No one right now. No one right now. Okay. बहुत पेन के साथ ये शब्द बोल रहा हूँ, पर बोल रहा हूँ मैं। हुआ क्या है कि हमने एक गलती की है। वो गलती क्या है? जितने भी महापुरुष थे हमने उन सबको फोटो बना के टांग दिया, और उसको फूल की माला लगा के अगरबत्ती लगा दी। वास्तविकता ये थी कि ये वो लोग थे जिन्होंने काम करके दिखाया था, और जिम्मेदारी हमारी ये थी कि हम भी वैसा काम करके दिखाते। राइट। पर ये हुआ नहीं, और हो गया उल्टा। उनके फोटोग्राफ सबके घर में मिल जाएंगे, सबके सब अगरबत्ती लगाते मिल जाएंगे, और उनके ऐसा काम करना कोई नहीं चाहता। जी। तो ये बोलते हुए पेन के साथ बोला है मैंने। आज के दिन में कोई उनके आसपास दिख भी नहीं रहा मुझे। पर हाँ, अभी जो यूथ आ रहा है ना, ये नई एनर्जी के साथ है। कई बार इनको देखो तो मैं मन ही मन बहुत खुश होता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। इनका जो एनर्जी अभी है, वो जिस लेवल पे सोच रहे हैं, जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है, मुझे लगता है वो टाइम जल्द ही आने वाला है जब आपको भगत सिंह से लेकर गांधी जी तक और अंबेडकर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक फिर से नजर आएंगे। बिल्कुल, है ना? तो ये भविष्य नो डाउट बहुत शानदार है। पर इस बीच मुझे तो फिलहाल कोई नजर नहीं आता जिसको मैं उससे कंपेयर भी कर पाऊं किया। एक बात और बताना चाहूंगा मैं। दरअसल जब कभी बात होती है ड्रेसिंग सेंस की, तो मैं 2 लोगों का एग्जांपल हमेशा लेता हूं। एक अंबेडकर जी हैं, दूसरे गांधी जी हैं। तो ध्यान से देखो, गांधी जी के बचपन का कोई भी फोटो कोट और टाई के बिना नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अंबेडकर के बचपन का फोटो ही नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों को अपने लोगों तक पहुंचने के लिए अंबेडकर जी को कोट टाई पहनना पड़ा और गांधी जी को छोड़ना पड़ा। राइट। आपका एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब आप विपरीत परिस्थिति में काम करके दिखाएंगे। राइट। बिल्कुल सही, है ना? तो अंबेडकर जी ने जो किया, मैं फिर से कह रहा हूं, वो उस लेवल का काम है जो आज सोचना भी पॉसिबल नहीं है। जी, है ना? बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने किया, नो डाउट ये वो लोग थे जिन्होंने नए भारत को गढ़ा है ना? तो नींव उनसे मजबूत है। इसलिए ये उम्मीद है कि आगे के जो क्या कहना चाहिए, फ्यूचर पिलर्स है ना, वो और शानदार आने वाले हैं। फाउंडेशन इन्होंने बनाया, पर हाँ, अब
नींव इन्होंने रख दी, इमारत हमें बनानी है। सर लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफाइन योरसेल्फ इन वन लाइन? हु इज मिस्टर श्रीधन जोशी? अगर कोई पढ़ना चाहे, आपको समझना चाहे, तो आप अपने लिए क्या बोलेंगे? ये तो मैं अभी खुद ही नहीं समझ पाया, इसका आंसर कैसे दे दूं? सेल्फ अनफोल्डमेंट तो सर, हाँ, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर देने के लिए मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ। फिर भी जितनी समझ पाया कुछ बोलना चाहूँ अगर, तो मैं अपने आप को एक अच्छे एस्पिरेंट के रूप में देखता हूँ लाइफ के लिए। जो जीवन के इस यात्रा को लगातार अच्छे से जीना चाह रहा है जी। पूरी लाइफ मुझे लगता है कि एक अच्छे बुक की तरह है, जहाँ हर पेज में एक नई स्टोरी है। राइट। तो मैं उस स्टोरी को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी इस इंटरव्यू को मैंने एंजॉय ही किया है, ऑफ कोर्स पूरा सर। तो इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो लाइफ को एंजॉय कर रहा है और जर्नी का एक पार्ट है, इसी रूप में मैं जाना चाहूँ, इतना ठीक है फिलहाल तो। थैंक यू सो मच, आपने एक तो टाइम निकाला, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, उसके बाद भी मैंने बोला कि सर आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपने जितने टॉपिक्स पे बात करी, एकदम एक्सटेंसिव डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि और भी पॉडकास्ट हमें करने पड़ेंगे। एक पॉडकास्ट में तो हमने एक रूपरेखा रख दी सर, पर एक एक सिंगल हम टॉपिक्स लेके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर विजडम ऑफ वर्ड्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी, प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे मजा आया बात करके। क्या होता है कि जैसे प्रश्न होंगे वैसे उत्तर होंगे। जी जी। तो अच्छे प्रश्न पूछने के लिए थैंक यू मेरी ओर से। थैंक यू सो मच।